अब हम स्टार्ट करते हैं 6-12 पेज से। सेक्शन 3 रीनल की फिजियोलॉजी। तो इसमें हम स्टडी करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के एक्टिवेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके एक्टिवेटर्स में है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो कि डिटेक्ट करेंगे रीनल बैरो रिसेप्टर्स, और डिक्रीज इन सोडियम क्लोराइड डिलीवरी, जो कि डिटेक्ट करेंगे मैक्यूला डेंसा सेल्स, और एक है इंक्रीज इन सिंपैथेटिक टोन, और ये डिटेक्ट करेंगे बीटा 1 रिसेप्टर्स। ये तीन जो हैं ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के एक्टिवेटर्स हैं, और ये लोकेटेड होते हैं इन द मैक्यूला डेंसा, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड द जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो जब ये चीज़ें डिटेक्ट की जाएंगी तो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो रेनिन को रिलीज़ कर देंगे। रेनिन ने फिर रिलीज़ होने के बाद एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देना है। एंजियोटेंसिनोजन हमें लिवर से मिला होगा, लेकिन उसकी कन्वर्जन जो है वो रेनिन करवाएगा, जो कि जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से रिलीज़ होगा। एंजियोटेंसिनोजन जब एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद जो है वो लंग्स में से हमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मिलेगा। ये वैसे तो बहुत से टिश्यू से मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर कन्वर्जन ये वाली लंग्स में होती है। तो ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसका ब्रेकडाउन होता है ब्रैडिकाइनिन ब्रेकडाउन। इसका काम ये है कि ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दें। आगे एंजियोटेंसिन 2 के बहुत से काम हैं। सबसे पहले तो इसने हाइपोथैलेमस पे एक्ट करना है और थर्स्ट को इंक्रीज़ करना है। दूसरा, इसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करना है और एडीएच की जो है वो रिलीज़ करवाना है। फिर इसने एल्डोस्टेरोन की सिक्रीजन करवानी है एड्रेनल मेडुला पे एक्ट करके। फिर इसने जो है वो किडनीज़ के नेफ्रॉन्स पे एक्ट करना है और सोडियम हाइड्रोजन एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। फिर इसने बोमेंस कैप्सूल के इफरेंट आर्ट्रियोल्स पे एक्ट करना है और इनकी कंस्ट्रिक्शन करवानी है। फिर इसने एंडोथीलियल सेल्स पे भी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर टाइप 1 को स्टिमुलेट करना है, उससे फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। ये सारी चीज़ें करके इसने किसी ना किसी तरीके से ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके थर्स्ट को स्टिमुलेट किया, जिससे जो है ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा। फिर इसने एडीएच की जब रिलीज़ करवाई है तो एडीएच ने प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट किया और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की वाया द एक्वापोरेंस, जो कि हमने पहले भी स्टडी कर लिया है कि किस तरीके से एडीएच जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा। उसके बाद हमने देखा कि इसने एल्डोस्टेरोन पे भी एक्ट किया, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीजन करवाई। एल्डोस्टेरोन ने आगे 2 किस्म के सेल्स पर एक्ट करना है, एक अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स हैं और एक प्रिंसिपल सेल्स हैं। अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स पे इसने हाइड्रोजन की सिक्रीजन को स्टिमुलेट करवाना है बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटीपीएज एक्टिविटी, यानी कि इसने हाइड्रोजन की सिक्रीजन करवा देनी है। प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करके इसने सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है और पोटेशियम की सिक्रीजन करवानी है, यानी कि इसने इंक्रीज इन पोटेशियम कंडक्टेंस करवाएगा। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी को ये ज़्यादा कर देगा और एपिथेलियल सोडियम चैनल की एक्टिविटी को ज़्यादा करेगा। ये वो चैनल्स हैं जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इसने सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करनी है, पोटेशियम की इसने सिक्रीजन करनी है, यानी पोटेशियम को इसने लॉस करवा देना है, सोडियम को इसने बचा लेना है। उसके बाद जो है इसने कंस्ट्रिक्ट करना है इफरेंट आर्ट्रियोल्स को, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज़ होगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो प्रिजर्व होगा व्हेन रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीजेज। जब भी रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट प्रिजर्व्ड रहेगा, क्योंकि इसने इफरेंट आर्ट्रियोल्स की कंस्ट्रिक्शन करवा के फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को इंक्रीज़ कर दिया होगा। उसके बाद हमने देखा कि इसने एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर टाइप 1 पे भी एक्ट करना है, वहाँ पे इसने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना है। इन सारी चीज़ों से इसने ब्लड प्रेशर को असल में इंक्रीज़ करना है, क्योंकि इसने डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर जो है वो डिटेक्ट कर लिया था। इसके बाद आता है रेनिन इज सेक्रेटेड बाय द जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स इन रिस्पॉन्स ऑफ डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन प्रेशर।
जब भी ये डिटेक्ट करेगा कि रीनल परफ्यूजन प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो गया है तो ये जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से रिलीज़ हो जाएगा। डिटेक्टेड इन एफरंट आर्टरियोल, और ये जो चीज़ जो इसने डिटेक्ट करनी है कि परफ्यूजन प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो गया, ये एफरंट आर्टरियोल्स में डिटेक्ट होगा। इंक्रीज इन रीनल सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, और फिर इसने इसका जो दूसरा चीज़ है जिस पर इसने रिस्पॉन्ड करना है, जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इंक्रीज इन रीनल सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, बीटा 1 इफेक्ट। रीनल सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज होगा, बीटा 1 इफेक्ट, और डिक्रीज इन सोडियम क्लोराइड डिलीवरी टू मैक्यूला डेंसा सेल्स। ये सारे वो 3 रिस्पॉन्सेज हैं जिनकी वजह से रेनिन ने रिलीज़ होना है। एक तो ये कि रीनल परफ्यूजन प्रेशर ही डिक्रीज़ हो गया है, ये एफरेंट आर्टरियोल में डिटेक्ट होगा कि रीनल परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज़ड है। उसके बाद है कि रीनल सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज़ड है, ये एक बीटा 1 इफेक्ट है, इस पर बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं उनके ज़रिए से रिस्पॉन्स हो रहा होगा। फिर हम देखेंगे कि मैक्यूला डेंसा सेल्स ने डिटेक्ट कर लिया कि सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी बहुत ही कम आ रही है, तो ये तीनों चीज़ें जब डिटेक्ट होंगी तब रेनिन का रिलीज़ होगा। इसके बाद आता है दी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इट कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। इसने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देना है। इट इज़ लोकेटेड इन मैनी टिश्यूज़ बट कन्वर्जन अकर्स मोस्ट एक्सटेंसिवली इन द लंग। ये जो इसके जो लोकेशन है ये बहुत से टिश्यूज़ में है, यानी ये वाला जो एंजाइम है जो इसका जो रोल है, ये एंजाइम डिफरेंट टिश्यूज़ में लोकेटेड है, लेकिन कन्वर्जन जो है वो ज़्यादातर लंग में ही होती है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स इन द लंग, और इसकी प्रोडक्शन भी लंग के अंदर ही होनी है, वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स से। उसके बाद हम देखते हैं एंजियोटेंसिन 2 को। इट हेल्प्स मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, इसने ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना होता है। इट अफेक्ट्स बैरो रिसेप्टर फंक्शन, इसने बैरो रिसेप्टर के फंक्शन को अफेक्ट करना है, जो हमने बैरो रिसेप्टर्स यहाँ पे पढ़े थे कि रीनल बैरो रिसेप्टर्स ने डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट किया था, तो इसने उन सारों के फंक्शन को अफेक्ट करना है। लिमिट्स रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, इसने जो है वो ब्रेडिकार्डिया को रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया को लिमिट करना है, विच वुड नॉर्मली अकम्पनी प्रेशर इफेक्ट्स। जो इसके प्रेशर इफेक्ट्स हैं, जो हमने इसके सारे के सारे इफेक्ट्स पढ़ लिए हैं, उनके साथ ना ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होगा, इसने उसको लिमिट भी करना होता है। उसके बाद आता है ANP और BNP, यानी एट्रियल नेट्रोरेटिक पेप्टाइड और ब्रेन नेट्रोरेटिक पेप्टाइड। तो ये जो ANP है इट इज़ रिलीज फ्रॉम एट्रिया, और जो BNP है वो रिलीज फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इन ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये जो अब चीज़ें आई हैं ये बिल्कुल ही रेनिन की तरह से ऑपोजिट है। रेनिन के फंक्शनिंग यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन की सारी फंक्शनिंग के ऑपोजिट हैं। इन्होंने तब रिलीज़ होना है जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, उन्होंने तब रिलीज़ होना था जब ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा था, रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ आ रहा था, सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी डिक्रीज़ नज़र आ रही थी। जब चीज़ें डिक्रीज़ हो रही थी तब वो अपन एक्टिवेट हो रहे थे। ये तब रिलीज़ होंगे जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ होने पर ये दोनों चीज़ें रिलीज़ हो गई। देन दे इनहिबिट्स द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और इसी वजह से इन्होंने रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को इनहिबिट कर दिया। रिलैक्स द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही है वाया द CGMP, एंड CGMP के ज़रिए इन्होंने रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल करवा देनी है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ करेगा और रेनिन की सिक्रीजन डिक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लिखा हुआ है कि प्रिजर्व्ड रहेगा, और यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं इंक्रीज़ होना है, और वहाँ पे सारा कुछ ही रेनिन की सिक्रीजन से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे रेनिन की सिक्रीजन ही रुक जानी है। डायलेट्स एफरंट आर्टरियोल, वहाँ पे एफरंट आर्टरियोल जो थे वो कंस्ट्रिक्ट हो रहे थे, यहाँ पे एफरंट आर्टरियोल्स डायलेट हो रही हैं, प्रोमोट नेट्रियोरेसिस, और इसी वजह से इन्होंने नेट्रियोरेसिस भी करवानी है। वहाँ पे एक तरह से वॉल्यूम रिटेंशन थी, यहाँ पे जो समझ लो कि नेट्रियोरेसिस होगी, यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो यूरिन के ज़रिए निकल जाएगा। ADH, इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। प्रीमेरली रेगुलेट्स सिरम ऑस्मोलैलिटी, इसने सिरम की ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन रखना होता है।
इट रिस्पॉन्ड्स टू लो ब्लड वॉल्यूम स्टेट्स। जब भी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तब ADH को जो है वो रिस्पॉन्ड करना होता है। इट स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। इसने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। इट आल्सो स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया इन कलेक्टिंग डक्ट्स। इसने कलेक्टिंग डक्ट्स से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया भी करवानी है वाटर के साथ साथ, टू मैक्सिमाइज द कॉर्टिकोपेपिलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ताकि ये कॉर्टिकोपेपिलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मैक्सिमाइज कर सके। ये एक ऐसा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है जो रीनल कॉर्टेक्स और पेपिलाई ऑफ द रीनल मेडुला के दरमियान में बना हुआ है। इसको मैक्सिमाइज करना का काम जो है वो ये वैसोप्रेसिन ADH का होता है। एल्डोस्टेरोन primarily regulates the extracellular fluid volume and the sodium content। तो यहाँ पे है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को और सोडियम के कंटेंट को एल्डोस्टेरोन ने रेगुलेट करना है। इट इज़ इंक्रीज्ड, इट्स रिलीज इज इंक्रीज्ड इन हाइपोवोलेमिक स्टेट्स। ये हाइपोवोलेमिक स्टेट्स में रिलीज होगा। रिस्पॉन्स टू हाइपरकलीमिया बाय इंक्रीजिंग पोटेशियम एक्सक्रिएशन। हाइपरकलीमिया में भी ये पोटेशियम की एक्सक्रिएशन को इंक्रीज़ कर देता है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी कि जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम और वाटर की रिटेंशन कर रहा है, लेकिन पोटेशियम का वो लॉस करवा रहा है, हाइड्रोजन आइंस का भी वो लॉस करवा रहा है। तो ये जो इसने पोटेशियम की एक्सक्रिएशन करवानी है वो हमें हेल्पफुल रहेगी। अगर किसी को हाइपरकलीमिया हो गया है तो हम उस टाइम पे अगर एल्डोस्टेरोन ले रहे हैं तो उसने पोटेशियम की एक्सक्रिएशन करवानी है, तो उससे जो है वो पोटेशियम का लॉस होगा। तो उसके बाद आता है द जस्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस। तो अब हम देखते हैं जस्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस को। जस्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस के अंदर आते हैं मेसेंजर सेल्स और जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स और मैक्यूला डेंसा सेल्स। ये 3 किस्म के सेल्स जो हैं वो इस अपरेटस के अंदर आते हैं। इनको हम MJM के नाम से भी याद रख सकते हैं। मैसेंजर सेल्स हैं और जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल्स। ये बिल्कुल एफरेंट आर्टरियोल के साथ लगे होते हैं, तो ये हम इन्हें मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल्स भी कह सकते हैं। मैक्यूला डेंसा सेल्स जो हैं वो सोडियम क्लोराइड के सेंसर्स होते हैं। दे आर लोकेटेड इन द डिस्टल कॉन्वोलेटेड टब्यूल। इनके स्ट्रक्चर को भी हमने पहले देखा हुआ है कि किस तरह से ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड टब्यूल के अंदर बने होते हैं, और ये सोडियम क्लोराइड के सेंसर्स होते हैं, यानी कि डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि सोडियम क्लोराइड कितना आ रहा है वहाँ पे। तो उसके बाद आता है द जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल सेक्रेट रेनिन। इन्होंने रेनिन को सेक्रेट करना होता है इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीजिंग लीनियर ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीजिंग सिंपैथेटिक टोन। जब ये देखेंगे कि लीनियर ब्लड प्रेशर कम हो गया है और सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज़ हो गई है, तो इन दोनों सिचुएशंस में जो है वो जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स ने रेनिन को रिलीज़ कर देना है। मैक्यूला डेंसा सेल्स सेंस डिक्रीजिंग सोडियम क्लोराइड डिलीवरी टू द डिस्टल कॉन्वोलेटेड टब्यूल। और मैक्यूला डेंसा सेल्स ने ये सेंस करना होता है कि सोडियम क्लोराइड की कितनी वहाँ पे जो है वो डिलीवरी हो रही है। तो अगर उनकी डिलीवरी डिक्रीज़ है तब भी रेनिन ने रिलीज़ होना होता है, और रेनिन ने रिलीज़ होकर फिर इफरेंट आर्टरियोल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देनी है। तो इफरेंट आर्टरियोल की जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जब इफरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो वहाँ से ब्लड जो है वो आसानी से नहीं निकल सकेगा, ज़्यादा देर तक वो इन्हीं टब्यूल्स के अंदर रहेगा। तो जितनी देर तक ब्लड वहाँ पे रहेगा उतना ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा फिल्ट्रेशन को टाइम मिलेगा होने के लिए। तो जब भी इफरेंट आर्टरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन होती है तब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ होता है, और जब एफरेंट आर्टरियोल की डायलेशन होती है तब रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। इस वजह से भी ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ होता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इफरेंट आर्टरियोल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हुआ। इसका मतलब ये है कि रेनिन ने एक तरह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ करवा दिया है। जस्ट्राग्लोमेरुलर apparatus maintains glomerular filtration rate via the renin angiotensin aldosterone system। इसने इसको मेंटेन भी रखना होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की मदद से। बीटा ब्लॉकर डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट एंड इनहिबिटिंग बीटा 1 रिसेप्टर्स ऑफ द जस्ट्राग्लोमेरुलर apparatus। तो रेनिन रिलीज को कम कर देंगे। बीटा ब्लॉकर जो हैं वो रेनिन रिलीज को कम कर देंगे, क्योंकि ये बीटा रिसेप्टर्स के जो हैं वो ब्लॉकर्स हैं।
तो बीटा रिसेप्टर्स जो हैं वो इधर लगे होते हैं, वो इसकी वजह से ब्लॉक होएंगे, तो रेनिन भी ब्लॉक होएगा, रिलीज उसका भी प्रिवेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक तरह से बीटा ब्लॉकर्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं किडनी हार्मोन फंक्शंस को। तो इसके बाद हम देखते हैं किडनी हार्मोन फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले तो एरिथ्रोपोइटिन है, फिर कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और डोपामीन है। ये 4 हार्मोन्स जो हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो इट इज़ रिलीज्ड बाय द इंटरस्टिशियल सेल्स इन द पेरिटब्यूलर कैपिलरी बेड इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। तो जब हाइपोक्सिया होता है यानी कि ऑक्सीजन की जो है वो डेफिशिएंसी होती है, तो फिर इंटरस्टिशियल सेल्स कुछ होती हैं इन द पेरिटब्यूलर कैपिलरीज। पेरिटब्यूलर कैपिलरीज हमने एक स्ट्रक्चर में देखी थी, उन कैपिलरीज के अंदर कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। तो वो इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज़ करते हैं। फिर ये एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोलिफरेशन इन बोन मैरो को। बोन मैरो के अंदर आरबीसी की प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट कर देता है। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड फॉर द एनीमिया सेकेंडरी टू द क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से जो अनीमिया हो रहा होता है उसके लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम एरिथ्रोपोइटिन को दे सकते हैं। तो इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, लेकिन ये हाइपरटेंशन के रिस्क को इंक्रीज़ करता है। इसके बाद आता है कैल्सिफेरॉल यानी विटामिन डी। पीसीटी सेल्स कन्वर्ट्स 25 OH विटामिन D3 टू 125 OH2 विटामिन D3। कैल्सिफेरॉल ने विटामिन को 25 OH विटामिन D3 को इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पीसीटी सेल्स ने, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटिव सेल्स होते हैं कुछ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटिव ट्यूब्यूल सेल्स कुछ होते हैं, इन्होंने विटामिन को उसकी एक्टिव फॉर्म में लेके आना है। इट इंक्रीजेज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल बॉवल, और इन्होंने विटामिन डी ने फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को स्मॉल बॉवल में इंक्रीज़ करना है। यानी कि जो हमारा किडनी है उसके अंदर एक हार्मोन होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। उस 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज ने कैल्सीडायोल को कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट करना है, और कैल्सीट्रायोल एक्टिव फॉर्म है। फिर इस कैल्सीट्रायोल ने आगे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवानी है फ्रॉम द स्मॉल बॉवल। स्मॉल बॉवल से इसने फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवानी है। यानी कि विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज है वो भी किडनी में ही हमें मिलता है, और इस एंजाइम को पैराथायरॉयड हार्मोन भी स्टिमुलेट कर सकता है। 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज को पैराथायरॉयड हार्मोन भी स्टिमुलेट करता है। उसके बाद आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। पैराक्राइन सेक्रीजन वेजोडाइलेट्स एफरेंट आर्टरियोल्स टू इंक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं उनकी पैराक्राइन सेक्रीजन होती है। पैराक्राइन सेक्रीजन का ये मतलब है कि जो सेक्रीजन है वो किसी ब्लड स्ट्रीम में नहीं हो रही, बल्कि एडजेसेंट सेल्स में होगी या फिर नियर बाय टिश्यूज़ में होगी। ये वो सेक्रीजन होती है जो ब्लड स्ट्रीम में नहीं होती, बल्कि इर्द गिर्द के सेल्स में या टिश्यूज़ वगैरह में हो जाती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की इस किस्म की सेक्रीजन हो रही होती है किडनीज़ में, और ये एफरेंट आर्टरियोल्स को वेजोडाइलेट कर रहे होते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और इस तरीके से ये रीनल ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। एनसेड्स ब्लॉक रीनल प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, क्योंकि एनसेड्स जो हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इनहिबिटर्स हैं, तो ये रीनल प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को भी ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद इन्होंने कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टरियोल्स करवा देनी है। एफरेंट आर्टरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, जिसके से रीनल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। दिस मे रिजल्ट इन एक्यूट किडनी इंजरी इन द लो रीनल ब्लड फ्लो स्टेट्स। जब रीनल ब्लड फ्लो बहुत ही डिक्रीज़ हो जाएगा तो एक्यूट किडनी इंजरी भी इसमें फिर हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं डोपामीन को। डोपामीन इज सिक्रीटेड बाय द पीटी सेल्स यानी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल्स। दे प्रमोट नाइट्रोरेसिस। इन्होंने सोडियम को जो है वो लॉस करवाना है थ्रू द यूरिन, इस चीज़ को इन्होंने प्रमोट कर देना है। एट लो डोजेस में इन्होंने डायलेट करना है इंटरलोब्यूलर आर्टरीज़ को, एफरेंट आर्टरियोल्स को, एफरेंट आर्टरीज यानी सारी चीज़ों को इन्होंने डायलेट कर देना है एट लो डोजेस। डोपामीन भी डी से है, डायलेट भी डी से है, तो हमें याद रहेगा कि डोपामीन ने सारी चीज़ों को डायलेट कर देना है।
तो जब ये डायलेट करेगा तो रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कोई चेंज नहीं आएगा या थोड़ा सा चेंज आएगा। हालांकि ये होता है कि जब एफरेंट आर्टरियोल्स डायलेट होते हैं तो रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ होता है। क्योंकि ये एफरेंट आर्टरियोल्स को भी डायलेट कर रहा है लेकिन साथ साथ इफरेंट को भी डायलेट कर रहा है, दोनों को कर रहा है डायलेट। इस वजह से रीनल ब्लड फ्लो तो इंक्रीज़ होगा लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कोई चेंज नहीं आ सकेगा। एट हाइयर डोजेज इट एक्ट्स एज वेजो कंस्ट्रिक्टर, और हाइयर डोजेज में तो इसने बिल्कुल ही उलट काम करना शुरू कर देना है, इसने वेजो कंस्ट्रिक्टर बन जाना है वेजो डायलेटर से। उसके बाद हम इस डायग्राम में देखते हैं द हॉर्मोन्स एक्टिंग ऑन किडनी। तो यहाँ पे इन्होंने ये लाइन सी लगा के हमें बताया हुआ है कि इतना हिस्सा जो है वो रीनल कॉर्टेक्स में आ रहा है, इतना हिस्सा जो है वो रीनल मेडुला में आ रहा है। तो रीनल कॉर्टेक्स में जो है वो एक तो ग्लोमेरुलस आ रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ रहा है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ रहा है, और कलेक्टिंग डक्ट्स भी जो है वो हाफ इस कॉर्टेक्स में आते हैं लेकिन हाफ मेडुला में आते हैं। जबकि मेडुला में असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, और कलेक्टिंग डक्ट का ज़्यादा हिस्सा जो है वो भी मेडुला के अंदर ही आता है। इसके बाद फिर उन्होंने कुछ ये हमें हार्मोन्स का जो है वो फंक्शनिंग शो करने के लिए डिफरेंट कलर्स से इसको जो है वो आउटलाइन किया हुआ है। जहाँ पे जो सा हार्मोन एक्ट कर रहा है उसका कलर इस आउटलाइन से मैच किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफरेंट आर्टरियोल में ग्रीन कलर है। तो एफरेंट आर्टरियोल में जिस हार्मोन का काम है वो है एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड है। इट इज़ सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन एट्रियल प्रेशर। जब भी हमारे हार्ट के अंदर एट्रिया का प्रेशर जब भी इंक्रीज होगा तब एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड रिलीज हो जाएगा। देन इट कॉजेज इनडायरेक्ट एफरेंट आर्टरियोल डायलेशन। तो इसने फिर इनडायरेक्ट एफरेंट आर्टरियोल की डायलेशन करवा देनी है, यानी कि हमारे एफरेंट आर्टरियोल्स को डायलेट करवा देना है थ्रू इनहिबिशन ऑफ द नोरेपिनेफ्रिन। क्योंकि ANP ने नोरेपिनेफ्रिन की इनहिबिशन कर देनी है तो इसलिए इसने एक इनडायरेक्ट तरीके से एफरेंट आर्टरियोल्स की डायलेशन करवानी है। जब एफरेंट आर्टरियोल्स की डायलेशन होगी तो उसका मतलब ये है कि रीनल ब्लड फ्लो अब इंक्रीज़ हो रहा है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम की फिल्ट्रेशन होने लगेगी। विद नो कंपनसेटरी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन द डिस्टल नेफ्रॉन, लेकिन इसने कोई भी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवानी इन रिस्पॉन्स। तो नेट इफेक्ट ये निकलेगा कि सोडियम लॉस हो रहा है और वॉल्यूम लॉस हो रहा है, यानी कि इसने सोडियम की फिल्ट्रेशन तो कर देनी है लेकिन इसने सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन तो कोई भी नहीं करनी, तो जिसकी वजह से फिर सोडियम की जो है वो लॉस ही करवाएगा। इसका नेट इफेक्ट एक तरह से यही निकलेगा कि इसने सिर्फ और सिर्फ सोडियम का लॉस और वॉल्यूम का लॉस करवाना है। उसके बाद हम देखते हैं ये एंजियोटेंसिन 2 को। तो एंजियोटेंसिन 2 ने सिंथेसाइज्ड होना इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तब एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। इट कॉजेज इफरेंट आर्टरियोल कंस्ट्रिक्शन, इसने इफरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रिक्शन करवानी है जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। जब इफरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रिक्शन होगी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ होगा, बट विद कंपनसेटरी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल नेफ्रॉन। अब इसने क्या किया, इसने भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ किया, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को इंक्रीज़ किया, लेकिन इसने साथ में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज़ किया है। तो नेट इफेक्ट ये निकलेगा कि प्रिजर्वेशन रहेगी रीनल फंक्शन की इन द लो वॉल्यूम स्टेट विद द सिमुलटेनियस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बोथ इन द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल नेफ्रॉन टू मेंटेन सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। अब इसने क्योंकि जो है वो सोडियम की फिल्ट्रेशन करवाई लेकिन इसने सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी करवाई है, तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाने की वजह से किसी रीनल फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, रीनल फंक्शन बिल्कुल प्रिजर्व्ड रहेगा, ठीक है, और इस वजह से सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को ये मेंटेन कर सकेगा। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि एट्रियोनाइट्रेटिक पेप्टाइड ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ किया था, फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ किया था, लेकिन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ नहीं किया। तो नेट रिज़ल्ट ये निकला कि सिर्फ सोडियम का लॉस हुआ और इससे जो है वो अफेक्ट आया। लेकिन एंजियोटेंसिन 2 ने सोडियम के वो इफरेंट आर्टरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करके तो इसने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज़ किया, लेकिन इसने सोडियम की जो कंपनसेटरी रीअब्जॉर्प्शन है वो भी साथ में करवाई, जिसकी वजह से रीनल फंक्शन प्रिजर्व्ड रहा।
इन द लो वॉल्यूम स्टेट्स विद सिमल्टेनियस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। लो वॉल्यूम स्टेट में इसने सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को करवाया टू मेंटेन सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, यानी कि ये एक वॉल्यूम को मेंटेन करने वाला काम इसने किया। उसके बाद आता है पैराथायरॉयड हार्मोन। अब यहाँ तक हमने देखा कि ग्रीन कलर में जो इन्होंने शो किया हुआ था वो एंटीनेटोरेटिक पेप्टाइड था, तो ये एक तो यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल में अपना एक्ट कर रहा है और दूसरा ये कलेक्टिंग डक्ट के जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे भी अपना एक्ट कर रहा है। फिर एंजियोटेंसिन 2 का यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल है, ये हमारे एफरेंट आर्टरियोल्स पे एक्ट कर रहा है। फिर ये हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट कर रहा है। फिर ये हमारे एसेंट्रिक लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद ये हमारे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट कर रहा है। तो एंजियोटेंसिन 2 का सबसे ज़्यादा रोल है, ये पूरे के पूरी जो डायग्राम है यानी कि किडनीज में सबसे ज़्यादा इसका ही रोल है। लेकिन अब हम देखते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन का रोल कहाँ पे है। ये एक तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में है और दूसरा जो है वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में है। दोनों ट्यूब्यूल्स में जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन का रोल है। तो इसमें हम देखते हैं इट इज़ सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन प्लाज्मा कैल्शियम आइंस। जब प्लाज्मा में कैल्शियम कम हो जाता है तब भी रिलीज़ होगा। इंक्रीज इन प्लाज्मा फॉस्फोरस, और जब प्लाज्मा में फॉस्फोरस ज़्यादा हो जाएगा तब रिलीज़ होगा। और डिक्रीज इन प्लाज्मा 1,2,5-OH2D3, और जब प्लाज्मा में कैल्सीट्रायोल यानी विटामिन डी का लेवल कम होगा तब भी ये रिलीज़ होगा। तो ये 3 इसके ट्रिगर्स हैं। एक ये कि कैल्शियम आयन जो है वो प्लाज्मा में डिक्रीज़ हो गया है, दूसरा ये कि फॉस्फोरस जो है वो प्लाज्मा में इंक्रीज़ हो गया है, तीसरा ये कि विटामिन डी जो है वो प्लाज्मा में डिक्रीज़ हो गया है। इन तीनों की वजह से इसने जो है रिलीज़ हो जाना है। और फिर इसने क्या करना है, सबसे पहले तो इसने कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा देनी है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में इसने अपना एक्शन करना होता है। तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में इसने कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा देनी है और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में इसने फॉस्फोरस की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देना है। डीसीटी में इसमें कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है ताकि कैल्शियम को ज़्यादा कर दे, और जो फॉस्फोरस है उसके ज़्यादा होने की वजह से ये स्टिमुलेट हुआ था, तो इसने फॉस्फोरस की रीअब्जॉर्प्शन को प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में इनहिबिट कर देना है। इसके अलावा इसने विटामिन D3 की प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करना होता है। लेकिन जब एक दफ़ा विटामिन D3 यानी विटामिन डी बन जाएगा, अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन करवाएगा फ्रॉम गट। तो ये गट से कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन करवा देगा। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन फॉस्फोरस को कम करना चाहता है, दूसरी तरफ ये विटामिन D3 की विटामिन डी की प्रोडक्शन करवा के तो गट से कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। तो इसका नेट रिज़ल्ट जो है वो फॉस्फोरस पे बहुत ही कम पड़ेगा, इस वजह से कि ये फॉस्फोरस को एक जगह पे डिक्रीज़ कर रहा है, दूसरी जगह ये इंटरेक्टली उसको इंक्रीज़ भी कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में हमने देखा कि यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड तीनों की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तीनों की यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो है वो एल्डोसिरॉन का कलर जो है वो पर्पल है और ये लास्ट पार्ट में डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के लेट पार्ट से स्टार्ट हो गए कलेक्टिंग डक्ट में पूरा का पूरा ये एक्ट करेगा। इट इज़ सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तब इसने सिक्रीट हो जाना है वाया द एंजियोटेंसिन 2 एंड द इंक्रीज इन प्लाज्मा पोटेशियम। तो जब प्लाज्मा में पोटेशियम ज़्यादा होगा तब इसने रिलीज़ होना है और जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तब इसने रिलीज़ होना है। इन दो चीज़ों पर इसने रिलीज़ होना है। इट कॉजेज़ इंक्रीज इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। इसने सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है, पोटेशियम की सिक्रीजन करवानी है और हाइड्रोजन की भी सिक्रीजन करवानी है। ये सारा कुछ जो है ये हमने पहले भी देख लिया। उसके बाद आता है ADH यानी वेजोप्रेसिन। एल्डोसिरोन का ये जो फंक्शनिंग है वो हमने पहले भी पढ़ी थी कि इसने इंटरकैलेटेड सेल्स पे और प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करना होता है। तो इसने अल्फा इंटरकैलेटेड सेल्स पे जो है वो सोडियम हाइड्रोजन ATPase की एक्टिविटी को ज़्यादा करके हाइड्रोजन की सिक्रीजन को ज़्यादा करना होता है, जबकि इसने प्रिंसिपल सेल्स में सोडियम पोटेशियम ATPase को और एपिथेलियल
सोडियम चैनल्स को स्टिमुलेट करके तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है और पोटेशियम की सिक्रीशन करवानी होती है। उसके बाद हमने देखा कि ADH वैसोप्रेसिन इज सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी एंड डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी खुद ब खुद ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि जब हमारी जो सल्यूट कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, जब हमारा जो वॉल्यूम है ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है। अगर किसी चीज़ में से हम वाटर को निकाल देंगे तो पीछे सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो इसी चीज़ को हम ऑस्मोलैरिटी कहते हैं कि सॉल्ट ज़्यादा हो किसी चीज़ में, तो वो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो उस टाइम पे वैसोप्रेसिन रिलीज़ हो जाएगा। देन इट बाइंड्स टू रिसेप्टर्स ऑन द प्रिंसिपल सेल्स। ये भी चीज़ हमने देखी हुई है कि किस तरीके से ADH जो है वो प्रिंसिपल सेल्स में अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देता है, बेजोलेटरल साइड पे ये बाइंड करता है। देन इट कॉजेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्वापोरिन्स, फिर इसने एक्वापोरिन्स का नंबर इंक्रीज करना होता है। एंड देन इट कॉजेज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन, और वाटर रीअब्जॉर्प्शन ये करता है एक्वापोरिन्स के थ्रू। इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया, इसने यूरिया की भी रीअब्जॉर्प्शन करवानी है इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स में यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन भी ADH ने करवानी है टू मैक्सिमाइज द कॉर्टिकोपेपिलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, क्योंकि इसने कॉर्टिकोपेपिलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना होता है। अब इस डायग्राम में ये देख लेते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। प्रॉक्सिमल कॉम्प्लेक्स टब्यूल में शुगर्स, अमाइनो एसिड्स और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। फिर उसके बाद डिस्टल में इन्होंने कुछ भी नहीं शो किया हुआ, तो उसके बाद असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले में सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। फिर उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम की हो रही है कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स में जो ये उसके बाद डिस्टल कॉम्युलेटिव टब्यूल में सोडियम और क्लोराइड की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी हो रही है। उसके बाद जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स में जो है वो सिक्रीजन हो रही है पोटेशियम और हाइड्रोजन की। फिर सोडियम की कुछ रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी हो रही है कलेक्टिंग डक्ट्स के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। उसके बाद हम देखते हैं पोटेशियम शिफ्ट्स। पोटेशियम शिफ्ट्स में है द शिफ्ट पोटेशियम इनटू सेल्स। जो चीज़ पोटेशियम को सेल्स के अंदर डालेगी वो हाइपोक्लीमिया करवा देगी, क्योंकि ब्लड में फिर पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। और एक है द शिफ्ट पोटेशियम आउट ऑफ सेल्स, और जो पोटेशियम को सेल्स से आउट यानी सेल्स से बाहर निकालेगी वो हाइपरक्लीमिया करवाएगी। तो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हाइपोक्लीमिया होता है? तो उसमें एक हाइपोस्मोलैरिटी है, एक हाइपोस्मोलैरिटी, एक एल्कालॉसिस, बीटा एडेनर्जिक एगोनिस्ट, क्योंकि बीटा एडेनर्जिक एगोनिस्ट जो हैं वो सोडियम पोटेशियम ATPase को इंक्रीज़ करते हैं, और ये फिर पोटेशियम की जो है वो सिक्रीजन करवाती है, तो इस वजह से भी हाइपोक्लीमिया हो सकता है। इंसुलिन जो है वो भी इसको स्टिमुलेट करता है, तो इंसुलिन भी पोटेशियम को इनटू द सेल्स, इंसुलिन शिफ्ट्स पोटेशियम इनटू सेल्स। उसके बाद हम देखते हैं वो कौन सी कंडीशन हैं जो हाइपरक्लीमिया करवा सकती हैं। तो इसको हम डू लैब्स के नाम से याद रख सकते हैं। सबसे पहले इसमें डाइगॉक्सिन है। डाइगॉक्सिन ने इस सोडियम पोटेशियम ATPase को ब्लॉक करना होता है, जिसकी वजह से पोटेशियम की सिक्रीजन हो रही होती है और इस वजह से पोटेशियम लॉस हो रहा होता है, तो डाइगॉक्सिन इसको वैसे ही ब्लॉक कर देना है। फिर हाइपर ऑस्मोलैरिटी, हाइपोस्मोलैरिटी के बिल्कुल ऑपोजिट। फिर लाइसिस ऑफ सेल्स, जैसे क्रश इंजरी या फिर कोई मसल डैमेज, रैप्डोमायोलाइसिस या फिर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। फिर एसिडोसिस, बीटा ब्लॉकर्स, बीटा एडेनर्जिक एगोनिस्ट के बिल्कुल अपोजिट। और फिर हाई ब्लड शुगर, इंसुलिन के बिल्कुल अपोजिट। सकिनाइल कोलिन, इंक्रीज रिस्क इन बर्न्स एंड द मसल ट्रॉमा। सकिनाइल कोलिन की ज़्यादा रिस्क जो है वो बर्न्स और मसल ट्रॉमा के दौरान होगी। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस को। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस। तो इसमें सबसे पहले है सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट। तो इसमें हमने देखना है कि लो सीरम इनकी कंसंट्रेशन कौन सी कंडीशंस में होती है और इनकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई कौन सी कंडीशंस में होती हैं। तो सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो लो होती है नोज़िया में, मलेज में, स्टूपोर, कोमा और सीजर्स। ठीक है, नोज़िया, मलेज, स्टूपोर और कोमा और सीजर्स।
ठीक है। इनमें से जो सा स्टूपर और कोमा है वो हाई सीरम कंसनट्रेशन में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इरिटेबिलिटी और स्टूपर एंड कोमा। तो इन तीनों चीज़ों में सोडियम की कंसनट्रेशन जो है वो हाई भी हो सकती है और लो होती है इन द नोज़िया में, मलेज में, जो डिप्रेसिव किस्म की कंडीशंस हैं जैसे नोज़िया है, मलेज है, सीजर्स हैं। तो इन सारी कंडीशंस में सोडियम की कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, जबकि इरिटेबिलिटी एक हाइपर स्टेट है। तो इस तरह की स्टेट में सोडियम की कंसनट्रेशन हाई हो जाती है। इनमें से जो स्टूपर एंड कोमा है वो दोनों में आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं पोटेशियम को। पोटेशियम की कंसनट्रेशन लो होती है जब हमें ईसीजी में नज़र आए कि यू वेव्स बन रहे हैं या टी वेव्स जो हैं वो फ्लैटेंड हो गए हैं। तो अगर ईसीजी में हमें ये फाइंडिंग्स मिले तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेशियम की कंसनट्रेशन लो है। एरिथमियाज में भी इसकी कंसनट्रेशन लो हो सकती है, मसल क्रैम्प्स, स्पैजम्स एंड वीकनेस। अब हमने देखा कि जो इसकी हाई कंसनट्रेशन है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस वाइड हो जाएंगे और टी वेव्स जो पहले फ्लैटेंड थे वो अब पीक्ड हो जाएंगे। अगर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो टी वेव्स भी पीक्ड होंगे, यानी टी वेव्स फ्लैटेंड तो पोटेशियम कंसनट्रेशन कम है। फिर अगर पी वेव्स ही पीक्ड है तो उसका मतलब पोटेशियम कंसनट्रेशन ज़्यादा है। इसके साथ वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होंगे। एरिथमियाज इसमें भी सेम है और मसल वीकनेस इसमें सेम है। तो ये दो चीज़ें इसमें सेम है, जैसे उसमें स्टूपर और कोमा सेम था, इसमें मसल वीकनेस और एरिथमियाज सेम है। कैल्शियम में कोई भी चीज़ एक तरह से सेम नहीं है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से टेटनी हो सकती है, सीजर्स होते हैं, क्यूटी प्रोलोंगेशन हो सकती है, ट्विचिंग होती है। इस ट्विचिंग को हम चिवोस्टिक साइन भी कहते हैं और स्पैजम्स भी हो सकते हैं जिसे हम ट्रोजियो साइन भी कहते हैं। इन साइंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं इसकी हाई सीरम कंसनट्रेशन से क्या होगा। स्टोन्स बनेंगे, रीनल स्टोन्स, बोन्स पेन होंगी, फिर ग्रोन्स होंगे जैसे एब्डोमिनल पेन, थ्रोन्स में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, साइकेट्रिक ओवरटोन्स में अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और एनजाइटी में इसकी कोई भी मतलब सेम नहीं है। जैसे हमने ऊपर वाले दो में देखा कि कोई ना कोई बात लो और हाई सीरम कंसनट्रेशन में सेम हो रही थी, कैल्शियम की हमने देखा कि कोई भी बात सेम नहीं हो रही। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम में है टेटनी, टोरसेटिस डिपॉइंटिस, हाइपोकलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। हम अक्सर देख रहे होते हैं कि मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है अलोंग विद हाइपोकलीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। तो ये दोनों भी इसके साथ अक्सर ही हो रहे होते हैं व्हेन मैग्नीशियम इज़ लेस दैन 1.0 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो उन्होंने हमें कहा है कि हाइपोकैल्सीमिया के साथ इसकी कंसनट्रेशन तब डिक्रीज़ होगी जब मैग्नीशियम जो है वो लेस दैन 1.0 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होगा। और जब ये हाई होगा तो फिर डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाएंगे, लथर्जी होगी ब्रैडिकार्डिया में। सारी डिप्रेसिव किस्म की कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन असल में हाई है, जैसे डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो रहे हैं, लथर्जी हो रही है और ब्रैडिकार्डिया भी एक डिप्रेसिव कंडीशन है। हाइपोटेंशन भी हाइपरटेंशन का ऑपोजिट होता है। कार्डिक अरेस्ट भी एक डिप्रेसिव कंडीशन है। हाइपोकैल्सीमिया ये रिपीट हुआ इसमें। मैग्नीशियम के लो सीरम और हाई सीरम में हाइपोकैल्सीमिया जो है वो सिमिलर है। इसके बाद हम देखते हैं फॉस्फेट को। फॉस्फेट जो है अगर इसकी कंसनट्रेशन लो हो जाए तो बोन लॉस हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स और रिकट्स। इन कंडीशन में हमें फॉस्फेट की जो सीरम कंसनट्रेशन है वो लो नज़र आएगी। अक्सर हम देखते हैं कि ऑस्टियोमलेशिया में जो है वो फॉस्फेट की कंसनट्रेशन कम होती है और रिकट्स में भी कम होती है। बोन लॉस की वजह से भी फॉस्फेट की कंसनट्रेशन लो हो जाती है। इसकी जो कंसनट्रेशन हाई हमें मिलेगी वो रीनल स्टोन्स में मिलेंगी। कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन सबसे ज़्यादा बनते हैं, नहीं सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट के बनते हैं, उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट के बनते हैं। रीनल स्टोन्स में, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशंस में और हाइपोकैल्सीमिया। इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ रीनल डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले इसमें है द सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीजन। इसमें ये होता है कि एडीएच की सिक्रीजन बहुत ही ज़्यादा हो रही होती है, इनअप्रोप्रिएटली ज़्यादा होती है। इसकी सिक्रीजन होने की वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होने से वो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा होता है और ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ कर सकता है। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि या तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा या ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। नॉर्मल इसलिए रह सकता है क्योंकि और भी बहुत से मैकेनिज़म्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं और वो एडीएच की सिक्रीजन तो सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट्स में होती है, जो बाकी मैकेनिज़म्स हैं जो वाटर की और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाने वाले मैकेनिज़म्स
प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटिव ट्यूब्यूल में होते हैं या सेंट्रिंग लिम्ब में होते हैं या डिस्टल कॉन्वलेटिव ट्यूब्यूल में, वो अपना एक्ट करते जा रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि इसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही रहे, ज़्यादा इंक्रीज़ ना करे। लेकिन जब इसमें जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो इसमें इंक्रीज़ होगा तो इसमें अल्डोस्टेरोन जो है वो डिक्रीज़ होगा। अब इसमें अल्डोस्टेरोन के साथ जो है वो रेनिन भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ये अल्डोस्टेरोन को रिलीज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अल्डोस्टेरोन ने तो वॉल्यूम रिटेंशन करवा के जो है वो करवाना होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाना होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें जो है इसमें डिक्रीज़ हो जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें एल्डोस्टेरोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट हो रहा होता है। तो जब एल्डोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट हो रहा होगा तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू प्लाज्मा रेनिन डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे जो है वो रेनिन डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि एल्डोस्टेरोन इंक्रीज़ हो रहा है। और जब इसमें एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो इसी तरह से सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाएगा, वहाँ से फिर वो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करवाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रेनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर। रेनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर जो है वो रेनिन को सिक्रेट करेगा, तो रेनिन से फिर एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होगा, फिर एल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। इस वजह से तीनों चीज़ें इसमें इंक्रीज़ कर रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं बार्टर सिंड्रोम को। तो बार्टर सिंड्रोम में जो है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोब ऑफ हेनले में ये रीअब्जॉर्प्शन का एक डिफेक्ट होता है, जिसमें जो है वो हम देखते हैं कि इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रही होती है और इसमें साथ में हाइपोकलीमिया हो रही होती है और हाइपर कैल्सीयूरिया हो रही होती है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रही होती है, हाइपोकलीमिया हो रही होती है और यूरिन के अंदर कैल्शियम इसमें ज़्यादा आ रहा होता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही शो किया हुआ है कि कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा आ रहा है। अगर हम देखें कि यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब बार्टर सिंड्रोम है। तो इसमें ये होता है कि क्योंकि इसमें रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है, हाइपोकलीमिया हो जाता है, तो इसमें जो है वो प्लाज्मा रेनिन और एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो जाएंगे। और इसकी वजह ये भी बन सकती है कि जो हमारा मैक्यूला टेंसा सेल्स हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे कि सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी कम हो गई है, तो इस चीज़ को डिटेक्ट करके वो रेनिन को रिलीज़ कर देंगे, रेनिन आगे एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ कर देगा। इस वजह से जो है वो रेनिन और एल्डोस्टेरोन इसमें इंक्रीज़ कर जाएंगे। यूरिन में कैल्शियम इंक्रीज़ करेगा, लेकिन मैग्नीशियम में और ब्लड प्रेशर में इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जेटलमैन सिंड्रोम को देखते हैं तो जेटलमैन सिंड्रोम जो है ये डिस्टल कॉम्बलेटिव ट्यूब्यूल में एक रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट होता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रही है, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकलीमिया और हाइपोकैल्सीयूरिया। इसमें सीरम में मैग्नीशियम कंसनट्रेशन भी कम हो जाएगी, कैल्शियम कंसनट्रेशन भी इसमें यूरिन के अंदर कम होती है और हाइपोकलीमिया जो बार्टर में था वो इसमें भी होगा। इसमें भी सेम तरीके से प्लाज्मा रेनिन और एल्डोस्टेरोन इंक्रीज़ हो रहे होंगे, लेकिन सीरम मैग्नीशियम इसमें डिक्रीज होता है और यूरिन में कैल्शियम भी इसमें नहीं आएगा। इन दोनों में यही फ़र्क है कि बार्टर में यूरिन में कैल्शियम आता है, जेटलमैन में यूरिन में कैल्शियम नहीं आता। लिडल सिंड्रोम और एक है सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। अब इन दोनों में भी एक रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट आता है। लिडल सिंड्रोम में पता है कि प्रॉक्सिमल कॉम्बलेटिव ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट आ जाता है, जबकि सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस में एक एंजाइम होता है 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉयड डिहाइड्रोजनेज, जो कोर्टिसोल को कोर्टिसोन में कन्वर्ट करता है और फिर कोर्टिसोल मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर ये वाला सिंड्रोम हो जाता है, सिंड्रोम ऑफ एपरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। फिर ये होता है कि जो कोर्टिसोल है वो कोर्टिसोन में कन्वर्ट नहीं होगा, मुसलसल कोर्टिसोल की फॉर्म में रहने की वजह से वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा। तो बज़ाहिर इसमें एल्डोस्टेरोन की कंसनट्रेशन कम आएगी, लेकिन जो जो काम एल्डोस्टेरोन ने करवाने थे वो यहाँ पे हो रहे होंगे। अब एल्डोस्टेरोन का काम करवाना होता था कि वो ब्लड वॉल्यूम को रिटेन करके तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाता था, इस वजह से इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। और क्योंकि इसमें जो है वो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो रेनिन और एल्डोस्टेरोन डिक्रीज़ कर जाएंगे। इसमें ये होता है कि कोर्टिसोल असल में एल्डोस्टेरोन की नकल कर रहा होता है, जो रिसेप्टर्स को एल्डोस्टेरोन ने एक्टिवेट करना होता है उनको कोर्टिसोल एक्टिवेट कर रहा होता है। और इस चीज़ को नॉर्मली हमारी बॉडी प्रिवेंट करने के लिए 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम को एक्टिवेट करती है। फिर ये एंजाइम कोर्टिसोल को कोर्टिसोन में कन्वर्ट करता है ताकि ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स को ना छेड़े।
लेकिन जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर कोर्टिसोल उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता चला जाता है, तो एल्डोस्टेरोन वाले सारे काम हो रहे होते हैं लेकिन एल्डोस्टेरोन इसमें डिक्रीज ही रहता है। इसके बाद हम देखते हैं एसिड बेस फिजियोलॉजी। तो एसिड बेस फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिक एसिड बेस डिसऑर्डर्स कॉज द बाइकार्बोनेट अल्टरनेशंस whereas the respiratory acid based disorders cause the pressure of carbon dioxide alternations। तो इसमें ये होता है कि जब कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है तो उसमें बाइकार्बोनेट के अंदर कोई चेंजेस आ रहे होते हैं। अगर कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। एसिडोसिस से पता चलता है कि पीएच जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो हमने अब देखना है कि इसमें सबसे पहला जो मेजर चेंज है वो किस में आएगा। तो इसमें चेंज आता है बाइकार्बोनेट में, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो हमने इसमें सबसे पहले बाइकार्बोनेट के चेंज को कंसिडर करना है। तो बाइकार्बोनेट एसिडोसिस में डिक्रीज़ होगा, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें एसिड ज़्यादा होगा, एसिडोसिस हो रही है तो बाइकार्बोनेट एक बेस है तो उसने डिक्रीज़ हो जाना है। तो बाइकार्बोनेट इसमें डिक्रीज़ होगा। पीएच तो इसमें वैसे ही डिक्रीज़ होगी क्योंकि एसिडोसिस में पीएच वैसे ही डिक्रीज़ होती है। अब इसकी जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है वो रेस्पिरेटरी होगा, तो उसमें हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। हाइपर वेंटिलेशन यानी तेज़ी से सांस जो है वो लेना स्टार्ट करेगा पेशेंट, तो उस ज़्यादा सांस लेने की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर ये हम PCO2 को कम नहीं करेंगे तो ये आगे कार्बोनिक एसिड बन जाएगा और मज़ीद एसिडोसिस में इजाफा कर सकता है। इस वजह से हाइपर वेंटिलेशन होती है ताकि वो इस PCO2 को कम करके तो एसिडोसिस को कम कर सके। इसके बाद हम देखते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये अल्कलोसिस है तो इसमें पीएच ज़्यादा होगी। उसके बाद हमने देखा कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इस वजह से इसमें बाइकार्बोनेट में चेंजेस आएंगे। तो अल्कलोसिस है तो मतलब कि बाइकार्बोनेट ज़्यादा होगा। अब जब बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो रहा है तो हमने हाइपो वेंटिलेशन करनी है। हाइपो वेंटिलेशन करके हम PCO2 को इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि इसमें हमें एसिड ज़्यादा चाहिए, जबकि एसिडोसिस में हमने एसिड को कम करना था। एल्कलोसिस में हमने एसिड को बराबर करके तो न्यूट्रलाइज़ करना होता है। तो इसमें हम हाइपो वेंटिलेशन करेंगे ताकि हम PCO2 को ज़्यादा कर सकें। कम सांस लेके तो हम PCO2 को अपने अंदर ज़्यादा रिटेन कर सकेंगे इसमें। इसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को। इसके बाद हमने देखा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो इसमें एसिडोसिस होने की वजह से इसमें पीएच डिक्रीज़ करेगी। और रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें हमने ये प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को देखना होता है। तो ये एसिडोसिस है, इस वजह से इसमें PCO2 इंक्रीज़ करेगा। और जब इसका कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है वो रीनल होगा, तो अब इस PCO2 के बराबर आने के लिए रीनल बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इस तरीके से ये इसको कंपनसेट कर सकेगा। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो पीएच इंक्रीज़ करेगी। और अल्कलोसिस में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने की वजह से हम इसमें देखेंगे कि इसमें PCO2 में क्या चेंज आना है। PCO2 में इसमें डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इसकी जो रिस्पॉन्स है कंपनसेटरी और इसमें जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है वो ये है कि रीनल बाइकार्बोनेट के लिए अब्जॉर्प्शन इसमें डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें रेस्पिरेटरी कंपोजिशन हो रही है, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनमें रीनल कंपोजिशन हो रही है। जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें चेंज जो है वो बाइकार्बोनेट में आ रहा है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में चेंज जो है वो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आ रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। pH is equal to 6.1 plus log पे बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन डिवाइडेड विद 0.03 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रेडिक्टेड रेस्पिरेटरी कंपोजिशन फॉर द सिंपल मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर हमने रेस्पिरेटरी कंपोजिशन देखनी है कि वो क्या होगी किसी भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए, देन इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द विंटर्स फार्मूला। तो ये चीज़ हम विंटर्स फार्मूला से पता लगा सकते हैं। किसी भी किस्म की रेस्पिरेटरी कंपोजिशन के या तो वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगी या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, ये पता करने के लिए कि किसी भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस के जो रिस्पॉन्स में क्या रेस्पिरेटरी कंपोजिशन आनी है, हम विंटर्स फार्मूला को यूज़ करते हैं। इफ़ मेजर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर दैन द प्रिडिक्टेड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है,
तो इसका मतलब है कि कॉन्कॉमिटेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही है। और अगर मेजर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेडिक्टेड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कम हो तो इसका मतलब कि रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस है। विंटर्स फार्मूला है PCO2 इज इक्वल टू 1.5 बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन +8 फिर ±2। 1.5 बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन है, फिर प्लस है, फिर 8 है, फिर +-2 है। इसके बाद हम देखते हैं एसिडोसिस एंड एल्कलॉसिस। सबसे पहले हम pH को देखेंगे। अगर pH 7.35 से कम है तो ये एसिडीमिया है। अगर pH 4.5 से ज़्यादा है तो एल्कालीमिया है। अगर एसिडीमिया है तो फिर हम देखेंगे कि बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन कितनी है। अगर बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन 20 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर से कम है तो इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और अगर हम PCO2 को देखें तो अगर इसकी कंसनट्रेशन 44 mmHg से ज़्यादा है यानी बहुत ही ज़्यादा है तो फिर ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। जब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस को देख लेंगे तो उसके बाद हम अगली चीज़ देखेंगे अनाइन गैप को। अनाइन गैप में हम जो इसका फॉर्मूला है वो है सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। तो हमने इसको जब कैलकुलेट किया तो हम देखेंगे इसकी क्या वैल्यू आई। अगर इसकी वैल्यू 12 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि इंक्रीज्ड अनाइन गैप है। और अगर ये 8 to 12 आए तो इसका मतलब कि नॉर्मल अनाइन गैप है। तो हमने देखना है कि इंक्रीज अनाइन गैप कौन सी कंडीशंस में होता है। तो इसको याद रखने के लिए हम गोल्ड मार्क का निमोनिक याद रख सकते हैं। गोल्ड मार्क ग्लाइकोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोबाइलिन प्रोबाइलिन ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोबाइलिन ग्लाइकोल। फिर ऑक्सोप्रोलिन क्रॉनिक एस्टामिनोफेन यूज़। ठीक है, ये ऑक्सोप्रोलिन जो है ये क्रॉनिक एस्टामिनोफेन यूज़ है। फिर उसके बाद है लैक्टेट लैक्टिक एसिडोसिस। डी लैक्टेट एक एल लैक्टेट है और एक डी लैक्टेट है। तो एल लैक्टेट लैक्टिक एसिडोसिस, डी लैक्टेट एक्सोजीनस लैक्टिक एसिड होता है। मिथानॉल एंड अदर अल्कोहल्स, एस्पायरिन लेट इफेक्ट, रीनल फेलियर। एस्पायरिन का लेट इफेक्ट में ये हो सकता है। रीनल फेलियर और कीटोन्स जैसे डायबिटिक कीटोसिडोसिस, अल्कोहलिक एंड स्टारवेशन। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल अनाइन गैप को। तो इसको याद रख सकते हैं हार्ड एस। ठीक है, इसमें है द हाइपर क्लोरीमिया, हाइपर एलिमेंटेशन। ठीक है, हाइपर एलिमेंटेशन और हाइपर क्लोरीमिया, एडिसन्स डिजीज़, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डायरिया, एस्ट्राजोलामाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड सलाइन इन्फ्यूजन। स्पाइरोनोलैक्टोन, सलाइन इन्फ्यूजन, एस्ट्राजोलामाइड ये डायरेटिक्स हैं। एस्ट्राजोलामाइड भी डायरेटिक है, स्पाइरोनोलैक्टोन भी डायरेटिक है। डायरिया, सलाइन इन्फ्यूजन, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, एडिसन्स डिजीज़ और हाइपर क्लोरीमिया क्लोराइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने से भी। तो इसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो इसका मतलब कि हाइपोवेंटिलेशन हो रही है। तो हाइपोवेंटिलेशन कौन सी चीज़ों में होती है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, एक्यूट लंग डिजीज़, क्रॉनिक लंग डिजीज़, ओपियोइड्स एंड सेडेटिव्स, वीकनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स। इन सारी चीज़ों से हाइपोवेंटिलेशन होगी तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है। इसके बाद हमने देखा कि pH 4.5 से अगर ज़्यादा हो तो वो एल्कालीमिया है। उसके बाद हमने बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन को देखा तो अगर वो 28 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस है। अगर pH के बाद हमने PCO2 की कंसनट्रेशन को देखा और वो 36 mmHg से कम है तो इसका मतलब कि रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस है। रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस का मतलब है कि हाइपर वेंटिलेशन हो रही है। तो हाइपर वेंटिलेशन कौन सी कंडीशंस में होगी? एंजाइटी में, पैनिक अटैक, हाइपोक्सीमिया यानी कि हाई एल्टीट्यूड, सैलिसलेट्स, अर्ली ट्यूमर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और प्रेगनेंसी। इन सब चीज़ों में हाइपर वेंटिलेशन होती है यानी कि रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। इसके बाद हम देखते हैं मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस।
मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस जब होगी जब बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन 28 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर से ज़्यादा होगी। तो जब हम देखें कि मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो गया है तो हमने उसके बाद यूरिन में क्लोराइड की कंसनट्रेशन को पता करना है। अगर यूरिन में क्लोराइड की कंसनट्रेशन 20 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि ये सलाइन रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर हम इस वक्त अब सलाइन की इन्फ्यूजन करेंगे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें आती है हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, बार्टर सिंड्रोम और जिटरमैन सिंड्रोम। हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म ए, बी से बार्टर सिंड्रोम, तो ये ए बी जी के नाम से याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है सलाइन रेस्पॉन्सिव। अगर 20 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर से कम हो तो सलाइन रेस्पॉन्सिव है, यानी कि सलाइन इन्फ्यूजन देने से फ़ायदा हो सकता है। इसमें जो कंडीशंस आती हैं वो हैं वॉमिटिंग, रीसेंट लूप एंड द थायराइड डायोरेटिक्स एंड द एंटासिड्स। वॉमिटिंग है, लूप और थायराइड डायोरेटिक्स और एंटासिड्स हैं। इसके बाद हम इस ग्राफ को देख लेते हैं। इस ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस में दी हुई है पीएच और वाई एक्सिस में हमें दी हुई है इन्होंने बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन प्लाज्मा में। तो सबसे पहले तो हम पीएच को देखेंगे। अगर पीएच 7.4 से कम है तो वो एसिडोसिस हो सकती है, अगर 7.4 से ज़्यादा है तो अल्कलोसिस होती है। तो पीएच से हमें पता चल रहा है कि पीएच 7.4 से पहले जो आ रही है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हैं, जबकि पीएच 7.4 के बाद जो आ रही है वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हैं। अब हमने ये देखना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन कम होती है। बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कम होती है। इस वजह से यहाँ पे नीचे जो है वो बाइकार्बोनेट की जहाँ तक कंसनट्रेशन 20 तक है वहाँ तक मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ रहा है, जबकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि रीनल बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है कंपोजिशन के तौर पे। इस वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऊपर आएगा और यहाँ पे ये कंसनट्रेशन जो है वो तकरीबन 33 से स्टार्ट हो रही है और 45 से भी ज़्यादा जा रही है। इसके बाद इन दोनों के जो बीच में आ रहा है वो है मिक्स्ड एसिडोसिस। तो यहाँ पे असल में मिक्स्ड एसिडोसिस का कॉन्सेप्ट देने की इन्होंने कोशिश की हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस है। रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस में बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन कम होती है, जबकि मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस में बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस में कंसनट्रेशन बाइकार्बोनेट की कम होगी, ठीक है, ये तकरीबन 20 और 25 के दरमियान में आ रही है, और जबकि मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस में बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे एक लाइन है जो है PCO2 = 40 mmHg। तो ये जो लाइन है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को शो कर रही है कि कौन सी पीएच में बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन जो है वो कैसी होगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कैसी होगी। लेकिन यहाँ पे एक और भी लाइन है जिसे हम कह रहे हैं बफर लाइन। इस बफर लाइन का मुझे तो नहीं समझ आया, लेकिन अगर आप में से किसी को समझ आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम देखते हैं द रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो अब हम देखते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो इसमें जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। एक डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, इसको हम कहते हैं RTA टाइप 1, और एक प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, इसको टाइप 2 कहते हैं, और एक है हाइपर कलीमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस। ये इसमें जो है वो हाइपर कलीमिया हो जाता है क्योंकि इसका नाम इस तरह का है। हाइपर कलीमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस जो है वो RTA टाइप 4 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या डिफेक्ट आता है। जो डिस्टल ट्यूबुलर रीनल एसिडोसिस है, डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जो है उसमें इनएबिलिटी ऑफ द अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स टू सेक्रेट हाइड्रोजन आयंस। तो इसमें ये होता है कि जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, उनके अंदर कुछ अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं। तो वो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स जो हैं वो हाइड्रोजन की सेक्रीजन करवा रहे होते हैं, तो अब वो हाइड्रोजन की सेक्रीजन नहीं करवाएंगे। नो न्यू बाइकार्बोनेट इज जनरेटेड। तो जब हाइड्रोजन की सेक्रीजन नहीं होगी तो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ नहीं मिल सकेगा और कोई बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही होगी। जब हाइड्रोजन की सेक्रीजन नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है वो ट्यूब्यूल्स में ही रहेगा
और वहीं पे ये इकट्ठा होता रहेगा, तो इसकी वजह से फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। इसमें यूरिन की जो पीएच है वो 5.5 से ज़्यादा हो जाती है, और इसमें जो है वो पोटेशियम सीरम का जो है वो डिक्रीज़ होगा। कॉजेज़ में आती है थी एम्फोटेरेसिन बी टॉक्सिसिटी, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी यानी कि जो एनाल्जेसिक्स ले रहे हैं ज़्यादा देर तक उनमें भी नेफ्रोपैथी हो रही होती है, तो उसका भी ये रीज़न बनती है कि हाइड्रोजन आयन की सिक्रीजन रुक जाती है। कॉन्जेनिटल एनोमैलीज हो सकती हैं जैसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, और ऑटोम्यून डिजीज़ हो सकती हैं जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। तो इसमें एम्फोटेरेसिन बी है, एनाल्जेसिक्स हैं, और यूरिनरी ट्रैक्ट की कुछ कॉन्जेनिटल एनोमैलीज हैं और ऑटोम्यून डिजीज़ हैं। इसकी एसोसिएशंस क्या हैं? इंक्रीज रिस्क फॉर द कैल्शियम फॉस्फेट किडनी स्टोन्स। इन्होंने कैल्शियम फॉस्फेट किडनी स्टोन्स को इंक्रीज़ करना होता है ड्यू टू द इंक्रीजिंग यूरिन पीएच, इसलिए कि ये यूरिन पीएच में इंक्रीज़ कर देते हैं, इस वजह से कैल्शियम फॉस्फेट के जो स्टोन्स हैं वो ज़्यादा बन रहे होते हैं। एंड इंक्रीज इन द बोन टर्नओवर रिलेटेड टू बफरिंग, और बोन टर्नओवर भी इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा रिलेटेड टू बफरिंग। तो इसमें जो बोन टर्नओवर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, और कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स भी इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं प्रॉक्सिमल रीनल टब्यूलर एसिडोसिस, दैट इज़ RTA टाइप 2। डिफेक्ट इन द प्रॉक्सिमल कॉम्युलेटिव टब्यूल बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। अब प्रॉक्सिमल कॉम्युलेटिव टब्यूल में बाइकार्बोनेट जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो इसमें अब नहीं होगी। तो जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बाइकार्बोनेट की एक्सक्रिएशन ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, क्योंकि बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है। यूरिन कैन बी एसिडिफाइड बाय द अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स इन द कलेक्टिंग डक्ट्स, क्योंकि ये सिक्रीजन ऑफ बाइकार्बोनेट जो है वो करवा रहे होते हैं, बट नॉट इनफ टू ओवरकम द बाइकार्बोनेट एक्सक्रिएशन, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कराते कि बाइकार्बोनेट की एक्सक्रिएशन को ओवरकम कर सकें। द हाइपरकैलेमिक टब्यूलर एसिडोसिस के भी डिफेक्ट देख लेते हैं। इसमें हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म हो जाती है या फिर एल्डोस्टेरॉन रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, इसमें या तो एल्डोस्टेरॉन कम हो जाएगा या फिर एल्डोस्टेरॉन बन रहा होगा लेकिन उसको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं हो रहा होगा, यानी कि एल्डोस्टेरॉन रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो इसमें हाइपरकलीमिया हो जाता है। ये दो चीज़ें इसमें होती हैं कि एल्डोस्टेरॉन ने कम होना होता है, और एक इसमें हाइपरकलीमिया हो रहा होता है, जो कि इसके नाम में भी लिखा हुआ है कि ये हाइपरकलीमिक टब्यूलर एसिडोसिस है। तो जब हाइपरकलीमिया होगा तो वो अमोनिया की सिंथेसिस को रोक देगा, और फिर अमोनियम की एक्सक्रिएशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम यूरिन पीएच को देखते हैं। तो यूरिन पीएच जो है वो दरमियान वाली टाइप यानी प्रॉक्सिमल रीनल टब्यूलर एसिडोसिस में कम भी हो सकती है 5.5 से, और ज़्यादा भी हो सकती है, जबकि हाइपरकलीमिक में जो है वो 5.5 से कम होती है लेकिन वेरिएबल है। तो इसमें जो है वो सीरम पोटेशियम कंसनट्रेशन कम हो रही है, लेकिन हाइपरकलीमिक का नाम ही हाइपरकलीमिक है, तो इस वजह से इसमें सीरम पोटेशियम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे है कि जो यूरिन की पीएच है वो 5.5 से जो है डिक्रीज़ हो रही है। तो व्हेन बाइकार्बोनेट बिलो रिड्यूस्ड रीअब्जॉर्प्शन थ्रेशोल्ड। अब यहाँ पे ये है कि 5.5 से अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा बाइकार्बोनेट जो है वो उस टाइम रिड्यूस्ड रीअब्जॉर्प्शन थ्रेशोल्ड से भी बिलो होगा। इसका मतलब ये है कि जो बाइकार्बोनेट है जब पीएच रिड्यूस होती है तो उसमें एसिड जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है, और बाइकार्बोनेट उस टाइम पे कम हो रहा होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट है वो उस टाइम जो है वो कम हो रहा होगा। जब पीएच 5.5 से ज़्यादा हो रही होगी तो उस टाइम पे फ़िल्टर्ड बाइकार्बोनेट जो है वो रीअब्जॉर्प्टिव थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि जब पीएच रिड्यूस होती है तो उस टाइम पे एसिड का जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो रहा होता है, और जब पीएच ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे बेसिस का लेवल ज़्यादा हो रहा होता है। तो जब पीएच रिड्यूस हो रही थी तो ये बाइकार्बोनेट तो एक बेस है, ये तो कोई एसिड नहीं है, तो इस टाइम इसने जो है वो रिड्यूस्ड हो जाना है, और जब 5.5 से ज़्यादा होगी तो फिर उस टाइम पे बाइकार्बोनेट ने ज़्यादा हो जाना है। कॉजेज़ जो हैं वो इसके हैं फैनकोनी सिंड्रोम, मल्टीपल माइलोमा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। इनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ड्रग्स हैं, जो पहले वाले में थे वो एम्फोटेरेसिन बी और एनाल्जेसिक्स हैं। अब यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हैं जो कि इसमें डायरेटिक्स होते हैं।
फिर तीसरी वाले में हमने देखा कि अल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन को जो कम करने वाले ड्रग्स हैं जैसे एस इनहिबिटर्स हैं, हार्ब्स हैं और एनसेड्स हैं, हिपारिन है, साइक्लोस्पोरिन है, एड्रेनल इंसफिशेंसी है और डायबिटिक हाइपोरेनिनिज्म है और अल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस। इन सारी चीज़ों से जो थी वो अल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो रही थी। लेकिन अगर अल्डोस्टेरोन की रेजिस्टेंस किसी चीज़ से देखें तो वो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक से होती है, नेफ्रोपैथी हो सकती है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल जो हम यूटीआई के ट्रीटमेंट के लिए ले रहे होते हैं। उसके बाद आती हैं एसोसिएशंस। तो एसोसिएशन यहाँ पे जो हैं वो प्रॉक्सिमल टब्यूलर एसिडोसिस की हैं, इंक्रीजेस फॉर द हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकट्स। क्योंकि ये फैनकॉनी सिंड्रोम भी करवाते हैं तो ये हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकट्स करवा सकते हैं। इसके बाद हम इनकी डायग्राम्स को देखते हैं तो टाइप 1 में जो है वो इंटरकलेटेड सेल शो किया हुआ है जो कि कलेक्टिंग डक्ट्स में होता है। तो यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन की जो सिक्रीजन है वो वहाँ पे उन्होंने रेड एरर शो किया हुआ है क्योंकि ये सिक्रीजन यहाँ पे रुक जाएगी। और ब्लड में जो है वो बाइकार्बोनेट की जो रीअब्जॉर्प्शन थी वो भी इसमें कम हो जाती है। जब इसमें हाइड्रोजन की सिक्रीजन रुक जाती है तो इसमें बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ब्लड में जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो भी फिर इसमें डिक्रीज़ हो जाती है। इसी वजह से फिर इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने तीनों तरफ जो है वो दोनों तरफ एरर शो किया हुआ है, एरो दोनों तरफ शो किया हुआ है। फिर टाइप 2 को देख लेते हैं तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल है तो यहाँ पे इन्होंने ये शो किया है कि यहाँ पे इन्होंने ये शो किया है कि जो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन इंटरस्टिशियम यानी ब्लड में हो रही थी वो रुक जाएगी। तो जब ये रुकेगी तो फिर बाइकार्बोनेट की सिक्रीजन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और बाइकार्बोनेट की सिक्रीजन ज़्यादा होने से बाइकार्बोनेट की एक्सक्रिएशन भी ज़्यादा हो जाएगी। और अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स में भी शो किया हुआ है कि बाइकार्बोनेट की जो है वो यहाँ पे भी सिक्रीजन हो रही है, पर ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये दरमियान वाले दो एरर्स को जो है वो जो दो एरर्स यहाँ पे शो किए हुए हैं उनको ओवरकम कर सके। यही बात उधर भी लिखी हुई थी कि जो सिक्रीजन है वो तो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स में भी होती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ये वाली बाइकार्बोनेट एक्सक्रिएशन को ओवरकम कर सके। असल में उन्होंने ये शो किया है कि जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स है उसमें क्योंकि हाइड्रोजन की जो है वो सिक्रीजन हो रही होती है तो जब बाइकार्बोनेट जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना सकता है तो ये कार्बोनिक एसिड जो है ये यूरिन को एसिडिफाइड कर सकता है उस टाइम पे। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इतना ज़्यादा हाइड्रोजन की सिक्रीजन नहीं होती कि वो इतने ज़्यादा जो सिक्रीटेड बाइकार्बोनेट है उसको एसिडिफाइड कर सके। इस वजह से यहाँ पे दरमियान में दो एरर शो किए हुए हैं और उसके बाद सिर्फ एक एरो है। तो इसका मतलब ये है कि पहले बहुत ही ज़्यादा सिक्रीजन हुई थी, कुछ ना कुछ वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है हाइड्रोजन के आने की वजह से, लेकिन इतना नहीं हुआ कि वो बाइकार्बोनेट की एक्सक्रिएशन को रोक सके। उसके बाद हम देखते हैं टाइप 4 की डायग्राम। तो इसमें उन्होंने शो किया है कि सबसे पहले यहाँ पे एल्डोस्टेरोन था, एल्डोस्टेरोन अपने रिसेप्टर के साथ नहीं लग सका तो उसके बाद जो है वो पोटेशियम ज़्यादा हो गया, पोटेशियम ने फिर अमोनिया की प्रोडक्शन को रोक दिया तो अमोनिया जो है वो यूरिन में नहीं जा सका और अमोनियम की एक्सक्रिएशन जो है वो ज़्यादा हो गई। अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो अमोनिया की सिक्रीजन ज़्यादा हुई और इस तरीके से अमोनियम की एक्सक्रिएशन जो है वो इसमें यही है कि जब हाइपरक्लीमिया हो जाता है तो वो अमोनिया की सिंथेसिस को प्रिवेंट कर देता है इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डिक्रीज्ड अमोनिया प्रोडक्शन होगी और फिर डिक्रीज्ड अमोनियम एक्सक्रिएशन होगी। अमोनियम आयन की इसमें एक्सक्रिएशन प्रिवेंट होना है ना कि इंक्रीज़ होना है। तो यहाँ पे ये था कि जब एल्डोस्टेरोन जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ नहीं बाइंड कर सकेगा क्योंकि उसको रेजिस्टेंस हो गई होगी तो फिर हाइपरक्लीमिया होगा क्योंकि एल्डोस्टेरोन जो है वो पोटेशियम का असल में लॉस करवाता है। तो जब एल्डोस्टेरोन जो नहीं रहेगा जब एल्डोस्टेरोन तो फिर हाइपरक्लीमिया होगा, हाइपरक्लीमिया होगा तो वो इसकी अमोनिया की प्रोडक्शन करवाएगा और फिर अमोनिया की सिक्रीजन और अमोनियम की एक्सक्रिएशन प्रिवेंट होगी। तो इसका मतलब एक तरह से ये बनता है कि हाइपरकलीमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस में अमोनिया का बिल्डअप होगा
क्योंकि इसने अमोनिया की सिंथेसिस को भी ज़्यादा कर देना है और इसने अमोनिया की सिंथेसिस को भी कम कर देना है और अमोनियम की एक्सक्रीशन को भी इसने कम कर देना है। तो इसमें सिंपली ये है कि पोटेशियम ने जो है वो अमोनिया की प्रोडक्शन को ही कम कर देना है। जब अमोनिया की प्रोडक्शन प्रॉक्सिमल कम्युलेटिव ट्यूब्यूल में कम हो जाएगी तो फिर उसकी सिक्रीजन नहीं हो सकेगी और फिर अमोनियम की भी सिक्रीजन नहीं हो सकेगी। उसके बाद हम देखते हैं रीनल का पैथोलॉजी वाला सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि यूरिन के अंदर किस किस्म की कास्ट्स बन सकती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट कास्ट होती हैं। द प्रेजेंस ऑफ कास्ट इंडिकेट्स दैट हिमातूरिया एंड द पायूरिया इज़ ऑफ ग्लोमेरुलर और द रीनल ट्यूब्यूलर ओरिजिन। ये जो कास्ट होती हैं ये हमें बताते हैं कि अगर हमारे यूरिन में हिमातूरिया आ रहा है या फिर यानी कि हमारे यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, पायूरिया के हमारे यूरिन के अंदर पस आ रही है, तो ये ग्लोमेरुलर ओरिजिन की है या फिर रीनल ट्यूब्यूलर ओरिजिन की है। अगर तो ब्लैडर कैंसर है और किडनी स्टोन्स हैं तो इसमें हमारे यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड आएगा लेकिन कास्ट कोई नहीं आएगी। और अगर एक्यूट सिस्टाइटिस हो गई है तो हमारे जो यूरिन है उसमें पस आएगी लेकिन कास्ट कोई भी नहीं आएंगी। तो इसमें सबसे पहले तो है कि आरबीसी कास्ट। ये आरबीसी कास्ट उन्होंने हमें ए में शो की हुई है। इसमें जो है वो डिफरेंट पिंक आउटलाइन वाले जो हैं वो राउंड बॉडीज़ बनी हुई हैं, पिंक कलर की इसकी आउटलाइन है। इसके अलावा इसमें कुछ ब्लू कलर की बॉडीज़ भी हैं। ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में मिल सकती हैं। उसके बाद है द WBC कास्ट। ये किसी न किसी इन्फेक्शन में बन सकती हैं। ये इन्होंने हमें ये बी वाले सेक्शन में शो की हुई हैं। ये जो है इनके अंदर ब्लैक और ब्लैक सा रफ सा स्ट्रक्चर इनके अंदर बना हुआ है हर एक के अंदर। तो उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है उस ब्लैक स्ट्रक्चर की जो इन्होंने बॉडीज़ के अंदर बनाया हुआ है। तो ये हमें मिलेगा द ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन में, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस में और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में। ग्रैनुलर कास्ट एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में मिल सकता है, कैन बी मडी ब्राउन इन अपीयरेंस। ग्रैनुलर कास्ट जो है वो यहाँ पे मैंने दिखाया कि ब्राउन कलर की है, लाइट ब्राउन। तो ये मडी ब्राउन इन अपीयरेंस होती है और ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं फैटी कास्ट, ओवल फैट बॉडीज़। ये हमें डी में नज़र दिखाई हुई है, ये बनती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द माल्टीज क्रॉस साइन। इनका एक स्पेसिफिक फैन शेप साइन बना हुआ है जैसे हम माल्टीज क्रॉस साइन भी कहते हैं। तो ये हमें मिलती हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। वैक्सी कास्ट ये हमें मिलेंगी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में। ये हमें डायग्राम में कहीं भी शो नहीं की हुई। उसके बाद आती हैं हीलिंग कास्ट। ये नॉन स्पेसिफिक होती हैं, दे कैन बी अ नॉर्मल फाइंडिंग। ये नॉर्मल फाइंडिंग भी हो सकती हैं, ये नॉन स्पेसिफिक हैं और ये बिल्कुल ही जो है वो डॉट्स शेप हैं और बहुत ही छोटी सी हैं। ये इन्होंने ई वाली डायग्राम में शो की हुई हैं। ये नॉर्मल फाइंडिंग हो सकती हैं डिहाइड्रेशन में, एक्सरसाइज में या फिर डायरेटिक थेरेपी में। फॉर्म वाया द सॉलिडिफिकेशन ऑफ टार्म हॉर्सल म्यूकोप्रोटीन जिसको हम यूरोमोड्यूलिन भी कहते हैं। तो ये इस प्रोटीन की सॉलिडिफिकेशन की वजह से बनती हैं। इट इज़ सिक्रेटेड बाय द रीनल ट्यूबुलर सेल्स टू प्रिवेंट UTIs। ये वो कास्ट हैं जो रीनल ट्यूबुलर सेल्स इसलिए सिक्रेट करती हैं ताकि वो UTI को प्रिवेंट कर सकें, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाने के लिए इन कास्ट को जो है वो सिक्रेट करते हैं। तो ये चीज़ MCQs में भी आ सकती है कि वो कौन सी ऐसी कास्ट हैं जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो सिक्रेट हो रही होती हैं। तो वो ये वाली कास्ट होती हैं, हीलिंग कास्ट। उसके बाद हम देखते हैं द नॉमेनक्लेचर ऑफ ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर्स। तो इसमें सबसे पहले आता है फोकल में जो है वो लेस दैन 50% ऑफ द ग्लोमेरुलाई आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। 50% से कम ग्लोमेरुलाइस में इन्वॉल्व होते हैं। डिफ्यूज़ में नाम से पता चल रहा है कि 50% से ज़्यादा ग्लोमेरुलाइस में इन्वॉल्व होंगे। इसकी एग्जांपल है डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। फिर उसके बाद आता है प्रोलिफरेटिव में जो ग्लोमेरुलाई होंगे वो हाइपर सेलुलर होंगे, उनके अंदर सेल्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसकी एग्जांपल है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। उसके बाद आता है मेम्ब्रेनियस में ये होगा कि हमारे ग्लोमेरुलर के बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाएगी।
तो ये चीज़ हमें मिलेगी मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी में। फिर उसके बाद है द प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़। ये प्राइमरी डिजीज़ ऑफ द किडनी है, स्पेसिफिकली इम्पैक्टिंग द ग्लोमेरुलाई। इसने क्या करना है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो किडनी में प्राइमरीली हो गई है और इसने ग्लोमेरुलाई को इम्पैक्ट करना है। इसकी एग्जांपल है मिनिमल चेंज डिजीज़, सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़। जो सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ है वो किडनी में नहीं हुई, वो सिस्टेमिक डिजीज़ है या फिर किसी और ऑर्गन की डिजीज़ है, लेकिन उसने ग्लोमेरुलाई को इंडायरेक्टली इम्पैक्ट कर देना है। इसकी एग्जांपल में है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। उसके बाद हम देखते हैं ग्लोमेरुलर डिजीज़ को। तो अब हम देखते हैं ग्लोमेरुलर डिजीज़। तो इसको देखने से पहले हमें इस डायग्राम को देखना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो हमें ग्लोमेरुलर कैपिलरी शो की हुई है। इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं और कुछ आरबीसीज हैं। फिर इसको जो सराउंड किया हुआ है वो एंडोथेलियल सेल्स ने किया हुआ है। एंडोथेलियल सेल्स से बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाहर जो है वो पोडोसाइट्स बने हुए हैं। और ये सारी जो स्पेस है इसको कहते हैं यूरिनरी बोमेन स्पेस। तो अगर तो किसी को नेफ्रिटिक सिंड्रोम हुआ है तो उसमें हीमाटोरिया ज़्यादा होगा, यानी ब्लड सेल्स आरबीसी ज़्यादा आएंगे और प्रोटीन्स कम होंगे। लेकिन अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो प्रोटीन्स ज़्यादा आएंगे और ब्लड कम होगा। और अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो फिर दोनों ही बराबर आएंगे। इसके बाद देखते हैं नेफ्रिटिक सिंड्रोम। नेफ्रिटिक सिंड्रोम में जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि नेफ्रिटिक सिंड्रोम में इन्फ्लामेशन होती है। सबसे पहले इसमें ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन होगी, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा और फिर लॉस ऑफ आरबीसीज इनटू यूरिन, और फिर आरबीसीज का लॉस होगा इनटू द यूरिन। फिर उसके बाद डिसमॉर्फिक आरबीसीज, वहाँ पे डिफरेंट शेप्स की आरबीसीज आ जाएंगे और हीमाटोरिया हो रहा होगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में है हीमाटोरिया यानी कि ब्लड इन द यूरिन, आरबीसी कास्ट इन द यूरिन, और इसमें जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से ओलीगुरिया हो रहा होगा। डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होने की वजह से ओलीगुरिया हो रहा है। ओलीगुरिया में ये होता है कि यूरिन की जो अमाउंट है वो इसमें कम हो जाती है। और एजोथीमिया, तो एजोथीमिया में ये होता है कि हमारी बॉडी जो है वो नाइट्रोजन को जो नहीं सही तरीके से एक्सक्रिएट नहीं कर रही होती। तो ये चीज़ जो एजोथीमिया है इसको हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वाले टेस्ट से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो हमारी बॉडी में बिल्डअप हो रहा होता है क्योंकि वो एक्सक्रिएट नहीं हो रहा होता। और इसमें रेनिन रिलीज भी ज़्यादा हो जाएगा और इसमें फिर हाइपरटेंशन होगी उसकी वजह से, क्योंकि रेनिन रिलीज ज़्यादा होगा तो एल्डोस्टेरोन होगा तो वो हाइपरटेंशन करवाएगा क्योंकि वो ब्लड वॉल्यूम को ज़्यादा कर देगा। प्रोटीनूरिया ओफन इन द सब नेफ्रोटिक रेंज, इसमें प्रोटीनूरिया होता है लेकिन वो बहुत ही सब नेफ्रोटिक रेंज में होता है, यानी कि लेस दैन 3.5 ग्राम पर डे। बट इन सीवर केसेस में भी नेफ्रोटिक रेंज, लेकिन अगर सीवर केसेस हो जाए तो वो नेफ्रोटिक रेंज में भी जा सकता है। इसकी एग्जांपल्स है द इन्फेक्शन एसोसिएटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, किसी इन्फेक्शन की वजह से जो है वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो रही हो। गुड पाशर सिंड्रोम है, IgA नेफ्रोपैथी है, एयरपोर्ट सिंड्रोम है, और IgA नेफ्रोपैथी को बर्जर डिजीज़ भी कहते हैं। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी इसी में आती है। इसके बाद हम देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को। इसमें जो है वो पोडोसाइट का डैमेज होगा, जिसकी वजह से चार्ज बैरियर जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और फिर प्रोटीनूरिया हो रहा होगा। जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम था उसमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा था, लेकिन इसमें हमने देखा कि पोडोसाइट्स डैमेज हो रहे हैं। मैसिव प्रोटीनूरिया यानी ग्रेटर दैन 3.5 ग्राम पर डे, ठीक है, विद एडिमा एंड हाइपोएल्बुमिनीमिया। तो इसमें जो है वो प्रोटीनूरिया बहुत ही ज़्यादा हो रहा होगा और एडिमा होगा और हाइपोएल्बुमिनीमिया, यानी कि हमारे सीरम के अंदर फिर एल्ब्यूमिन की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि प्रोटीन्स का जो लेवल है वो हमारे यूरिन में ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें हिपैटिक लिपोजेनेसिस भी होती है, ठीक है। लिपोजेनेसिस होने की वजह से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी इसमें हो सकता है। जो यूरिन की अपीयरेंस है वो फ्रॉथी होगी विद द फैटी कास्ट। इट इज़ एसोसिएटेड विद द हाइपर कोगुलेबल स्टेट, ये हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स के साथ एसोसिएटेड होती है ड्यू टू एंटी थ्रोम्बिन 3 लॉस इन यूरिन। यूरिन में एंटी थ्रोम्बिन 3 का भी लॉस हो रहा होता है, इस वजह से इसमें हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स के साथ एसोसिएटेड होती है।
एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और इसमें इन्फेक्शन की रिस्क भी ज़्यादा है क्योंकि IgGs का लॉस हो रहा होता है इन द यूरिन एंड द सॉफ्ट टिश्यू कॉम्प्रोमाइज बाय एडीमा, और सॉफ्ट टिश्यू का जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी एडीमा की वजह से हो रहा होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे यूरिन में इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एंटी थ्रोम्बिन 3 भी लॉस हो रहा है, IgGs भी लॉस हो रहे हैं यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी वो भी लॉस हो रही हैं, और इसमें अल्ब्यूमिन भी लॉस हो रहा होता है, यानी डिफरेंट प्रोटीन जो हमारे यूरिन में निकल रहे हैं उसकी वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स आ रहे हैं। मे भी प्राइमरी यानी कि डायरेक्ट पोडोसाइट डैमेज हो जाए, या फिर सेकेंडरी पोडोसाइट डैमेज फ्रॉम सिस्टेमिक प्रोसेस। इसमें आती है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस प्राइमरी और सेकेंडरी, मिनिमल चेंज डिजीज़ प्राइमरी और सेकेंडरी, मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी प्राइमरी और सेकेंडरी, अमाइलोइडोसिस सेकेंडरी, और डायबिटिक ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी सेकेंडरी। तो उसके बाद देखते हैं नेफ्रिटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें हमारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से वही RBCs का लॉस इनटू यूरिन हो रहा है, लेकिन साथ में इसमें चार्ज बैरियर भी इम्पेयर्ड हो जाता है। इस वजह से इसमें हीमाटोरिया और प्रोटीनूरिया दोनों ही हो रहे होते हैं। नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया काफ़ी ज़्यादा होगा, 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा होगा, और साथ में नेफ्रिटिक सिंड्रोम के फीचर्स भी इसमें होंगे। कैन अकर विद एनी फॉर्म ऑफ नेफ्रिटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक सिंड्रोम की किसी भी फॉर्म के साथ ये वाला नेफ्रिटिक नेफ्रोटिक पैटर्न हो सकता है, बट इट इज़ मोस्ट कॉमन विद डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन दो फॉर्म्स के साथ ये सबसे ज़्यादा होता है। ये समय नेफ्रिटिक सिंड्रोम होता है, लेकिन ये प्रोग्रेस कर जाता है टू द नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब प्रोटीनूरिया भी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है, तो इसको हम नेफ्रिटिक नेफ्रोटिक पैटर्न कह देते हैं। इसके बाद आता है नेफ्रिटिक सिंड्रोम। नेफ्रिटिक सिंड्रोम इज इक्वल टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। तो उसके बाद हम देखते हैं नेफ्रिटिक सिंड्रोम जो है वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के इक्वल है। इसमें इन्फ्लामेशन होती है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि इन्फ्लामेशन होने की वजह से इसमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा होता है और फिर RBCs जो हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। इसमें है द इन्फेक्शन एसोसिएटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इसको पहले पोस्ट इन्फेक्टियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी कहते थे, क्योंकि ये इन्फेक्शन के बाद होने वाली ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। इसमें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद दी हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिया। इसमें कॉम्प्लीमेंट का लेवल कम हो जाता है ड्यू टू कंजप्शन। चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमनली कॉज बाय द ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। चिल्ड्रन में ये सबसे ज़्यादा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो रहा होता है, इस वजह से इसको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी कहते हैं। सीन अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 वीक्स आफ्टर फ्रिंजियल और द स्किन इन्फेक्शन। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से जो फ्रिंजियल और स्किन इन्फेक्शन होता है उसके कोई 2 से 4 हफ्ते बाद ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इसमें हो रही होती है। इस वजह से इसमें पॉजिटिव स्ट्रेप सेरोलॉजीज भी मिलेंगी। यूजली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली। उसके बाद है अडल्ट्स में इन एडिशन टू ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कैन आल्सो बी कॉज बाय द स्टेफिलोकोकस। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के अलावा स्टेफिलोकोकस से भी हो सकता है। इसमें है सीन ड्यूरिंग इन्फेक्शन। उसमें इन्फेक्शन के बाद हो रहा था, ये ड्यूरिंग इन्फेक्शन हो रहा होगा। इन्फेक्शन साइट इज़ वेरिएबल बट यूजली नॉट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इन्फेक्शन साइट जो है वो वेरिएबल हो सकती है, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अक्सर ही नहीं होती। साइट ऑफ इन्फेक्शन मस्ट बी आइडेंटिफाइड ऑन कल्चर्स। इसको हमें हर सूरत कल्चर ही में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई सीरोलॉजिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। मे प्रोग्रेस टू द रीनल इंसफिशेंसी। ये रीनल इंसफिशेंसी तक भी पहुंचा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका लाइट माइक्रोस्कोप में इसकी अपीयरेंस कैसी होगी। ग्लोमेरुलाई जो है वो एनलार्ज्ड होंगे और वो हाइपर सेलुलर होंगे। ठीक है, ग्लोमेरुलाई एनलार्ज्ड होंगे और हाइपर सेलुलर होंगे। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हम देखते हैं तो उसकी ग्रैनुलर अपीयरेंस होती है, दैट इज स्टेरी स्काई अपीयरेंस। ग्रैनुलर का मतलब होता है कि छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, तो इसको हम स्टेरी स्काई अपीयरेंस भी कह सकते हैं। लंपी बम्पी इसका एक और नाम है। फिर उसके बाद है ड्यू टू IgG, IgM एंड C3 डिपोजिशन अलोंग द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड मेसेंजियम और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ IgG, IgM और C3 की डिपोजिशन इसमें हुई होगी, और ये चीज़ हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस में नज़र आएगी। इसकी वजह से इम्यूनोफ्लोरेसेंस में स्टेरी स्काई और लंपी बम्पी अपीयरेंस नज़र आ रही होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं कि सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स हम्प्स हैं।
सब एपिथेलियल हम्प्स बने होंगे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के। तो ये चीज़ हमें नज़र आएगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। उसके बाद हम देखते हैं IgA नेफ्रोपैथी, इसको बर्जर डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें एपिसोडिक हिमातूरिया डेट यूजली अकर्स कंकरेंटली विद द रेस्पिरेटरी और द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर किसी रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के साथ साथ पेशेंट को एपिसोडिक हिमातूरिया भी हो रहा है तो हमें फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ये IgA नेफ्रोपैथी है, क्योंकि IgA सिक्रेटेड बाय द म्यूकोजल लाइनिंग्स। IgA एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो म्यूकोजल लाइनिंग से रिलीज हो रही है। रीनल पैथोलॉजी ऑफ द IgA वेस्कुलाइटिस, IgA वेस्कुलाइटिस की ये रीनल पैथोलॉजी है। IgA वेस्कुलाइटिस हिनोज स्कोलिन परप्यूरा में भी हो रही होती है। इसमें लाइट माइक्रोस्कोप में हमें नजर आएगी मेसेंजियल प्रोलिफरेशन। उसमें हमें लाइट माइक्रोस्कोप में ग्लोमेरुलाई एनलार्ज्ड और हाइपर सेलुलर नज़र आ रहे थे, लेकिन इसमें हमें लाइट माइक्रोस्कोप में मेसेंजियल प्रोलिफरेशन दिखाई देगी। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में नज़र आएगा कि IgA बेस्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स इन मेसेंजियम। इसमें यह होगा कि कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स जो हैं वो मेसेंजियम में बन जाएंगे और वो IgA भी उनमें होगी, यानी कि इम्यून कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे होंगे जिनमें IgA होगी और ये मेसेंजियम में बनेंगे। और उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी मेसेंजियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, यानी कि इसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो मेसेंजियम में ही आ रहे हैं, मेसेंजियम में। लाइट माइक्रोस्कोप में मेसेंजियल प्रोलिफरेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मेसेंजियल के इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन नज़र आ रही है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमें मेसेंजियम में कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स हैं जिनके अंदर IgA भी प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव यानी क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है और ये रैपिडली डिटोरिएटिंग रीनल फंक्शन, इसने बहुत ही जल्दी रीनल फंक्शन को ख़राब करना होता है विद इन डेज टू वीक्स। लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्रिसेंट मून शेप्ड हमें जो है वो कॉम्प्लेक्सेस नज़र आएंगे। क्रिसेंट्स कंसिस्ट ऑफ फिब्रिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। उन क्रिसेंट्स के अंदर फिब्रिन होगा और एक प्लाज्मा प्रोटीन्स हो सकते हैं जैसे C3b विद ग्लोमेरुलर प्राइटर सेल्स। उसमें ग्लोमेरुलर प्राइटर सेल्स भी होंगे, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। ये सारा कुछ उन क्रिसेंट्स के अंदर मौजूद होगा जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र आ रहे होंगे। सेवरल डिजीज प्रोसेसेस में रिजल्ट इन दिस पैटर्न विच मे बी डिलाइनिएटेड विद इम्यूनोफ्लोरेसेंस। उन्होंने कहा है कि यही वाला डिजीज़ पैटर्न जो है हमें बहुत सी डिजीज़ में नज़र आ सकता है। लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, फिर एक है नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस या फिर पॉसी इम्यून, और एक है इसमें ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस ड्यू टू एंटीबॉडीज़ टू ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसका जो लीनियर वाला इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न है उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंड अल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और अल्वियोलर के बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। तो इसमें यह है कि लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वो बनेगी और उसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट भी एक्ट करेंगी और अल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी जो लंग्स में होता है उसके भी अगेंस्ट वर्क करेंगे। ये चीज़ हमें नज़र आती है गुड पास्चर सिंड्रोम में। और इसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है कि हिमातूरिया भी होगा और हिमोप्टिसिस भी होगा क्योंकि इसमें लंग की इन्वॉल्वमेंट है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है इसमें। ट्रीटमेंट हम इसकी करते हैं प्लाज्मा फरेसिस से। प्लाज्मा फरेसिस में ये होता है कि हम प्लाज्मा को, हमारे ब्लड को जो है वो एक मशीन से पास करवाएंगे, उसमें जो रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स सेपरेट हो जाएंगे और प्लाज्मा भी सेपरेट हो जाएगा और फिर इस प्लाज्मा को हम एक और फ्लूइड से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम प्लाज्मा फरेसिस कहते हैं। इसके बाद आता है नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस यानी पॉसी इम्यून। नो IgC3 डिपोजिशन, इसमें कोई भी IgC3 डिपोजिशन इसमें नहीं होगी। ये चीज़ हमें नज़र आ सकती है ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस में। ठीक है, ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस में हमें नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस नज़र आएगी। इसको पॉसी इम्यून भी कहते हैं। इसमें कोई भी IgC3 की डिपोजिशन नहीं होगी। इसमें PR3 ओवर CANCA एंटीबॉडीज़ होंगी, ये ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं और यही हमें योसिनोफिलिक ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस में भी मिलेगा। ठीक है, ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस जिसमें हमें ये वाली एंटीबॉडीज़ मिलेंगी PR3 ANC ओवर CANCA।
फिर एक योसिनोफिलिक ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, और एक इसमें है द माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, तो उसमें हमें ये वाली एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, यानी माइलोपारोक्सीडेज, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी और पेरी न्यूट्रोफिल एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। तो ये हमें डिफरेंट एंटीबॉडीज़ इसमें मिलेंगी। यानी कि अगर ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस है तो उसमें हमें PR3 ANCA और CANCA मिलेगी। लेकिन अगर योसिनोफिलिक ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस या माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस है तो उसमें हमें ये MPO-ANCA और PANCA वाली एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। ग्रैनुलर जो इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस है वो हमें मिलेगी ये PSGN और DPGN, यानी कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें इन दो में मिलेगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो इससे पहले कि हम डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस को देखें, हमें ये देखना है कि असल में जो रैपिडली प्रोग्रेसिव क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इसमें कुछ क्रिसेंट्स हमें लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि यही वाला पैटर्न जो है वो हमें और भी कुछ डिजीज़ में मिल रहा होता है, जिसको जानने के लिए हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं। तो जो लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें मिलेगी वो तब मिलेगी जब एंटीबॉडीज़ कुछ बन जाएंगी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और अल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। ये चीज़ हमें गुड पाश्चर सिंड्रोम में मिलेगी। और अगर हमें नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिल रही है, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप में तो हमें क्रिसेंट्स वगैरह मिल गए लेकिन इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव है, तो फिर हम देखेंगे कि ये चीज़ ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस में मिलेगी और योसिनोफिलिक ग्रैनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस में, और इसी को माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस भी कहते हैं। और अगर हमें ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिल रही है तो ये चीज़ हमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में मिलेगी या डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में मिलेगी। तो ये डिफरेंट डिजीज़ हैं जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस से हमें पता चलेगा कि ये कौन सी डिजीज़ है, क्योंकि क्रिसेंट्स हमें डिफरेंट डिजीज़ में मिल सकते हैं। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इसमें है ऑफन ड्यू टू द सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ये किसी न कोई सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से हो रही होती है, जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, थिंक वायरल लूपस। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड द मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ऑफन प्रेजेंट एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रेटिक सिंड्रोम कंकरेंटली। तो ये जो दो डिजीज़ हैं ये नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक दोनों तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं। फिर उसके बाद है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में हमें वायर लूपिंग ऑफ कैपिलरीज नज़र आएगी। ठीक है, वायर लूपिंग ऑफ कैपिलरीज हमें लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र आएगी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें सब एंडोथीलियल, समटाइम्स सब एपिथीलियल और इंट्रामेम्ब्रेनियस IgG बेस्ड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ऑफन विद द C3 डिपोजिशन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस नज़र आएंगे जिनमें IgG होगा और C3 होगा, और ये कॉम्प्लेक्सेस सब एंडोथीलियल भी हो सकते हैं, सब एपिथीलियल भी हो सकते हैं और इंट्रामेम्ब्रेनियस भी हो सकते हैं। और जो इसकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस है वो सिंपली ग्रैनुलर होगी, यानी स्मॉल ग्रेन्स और स्मॉल पार्टिकल्स इसके पैटर्न में नज़र आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं एल्पोर्ट सिंड्रोम को। तो एल्पोर्ट सिंड्रोम में मोटेशन इन द टाइप 4 कोलेजन आ जाएगी। ठीक है, टाइप 4 कोलेजन में मोटेशन आएगी, इरेगुलर थिनिंग एंड थिकनिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जब टाइप 4 कोलेजन में जो है वो मोटेशन आएगी तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग और थिकनिंग और थिनिंग वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसकी थिकनिंग और थिनिंग इरेगुलर हो जाएगी और इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। मोस्ट कॉमनली एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट, ये एक एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन है। आई प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल रेटिनोपैथी एंड द एंटीरियर लेंटिकॉनस, इसमें आई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जैसे रेटिनोपैथी और एंटीरियर लेंटिकॉनस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगी, सेंसोरी न्यूरल डीफनेस भी इसमें हो सकती है। कांट सी, कांट पी, कांट हियर अ बी। ठीक है, कांट सी, कांट पी एंड कांट हियर अ बी, ये इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें बास्केट वीव अपीयरेंस नज़र आएगी ड्यू टू इरेगुलर थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसलिए कि इसमें जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी रेगुलर थिकनिंग हुई होगी, इस वजह से इसकी अपीयरेंस बास्केट वीव जैसी नज़र आएगी। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस,
It is a nephritic syndrome that often co-presents with the nephrotic syndrome. ये एक नेफ्रेटिक सिंड्रोम है लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम की सूरत में भी प्रेजेंट हो सकता है। टाइप 1 में भी सेकेंडरी टू द हेपेटाइटिस बी और द सी इन्फेक्शन। इसकी जो है वो 2 टाइप्स यहाँ पे बताई हुई हैं। टाइप 1 जो है वो प्राइमरी, टाइप 1 जो है वो सेकेंडरी होता है, ठीक है, किसी ना किसी हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन की वजह से। मे आल्सो भी आइडियोपैथिक, आइडियोपैथिक भी हो सकता है। सब एंडोथीलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स विद ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इसमें सिंपली इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ग्रैनुलर पैटर्न होगा और सब एंडोथीलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स होंगे। टाइप 2 इज एसोसिएटेड विद द C3 नेफ्रिटिक फैक्टर। टाइप 2 में एक C3 नेफ्रिटिक फैक्टर होगा। IgG ऑटो एंटीबॉडी डेट स्टेबलाइजेज द C3 कन्वर्टेज। ये एक ऑटो एंटीबॉडी है, IgG ऑटो एंटीबॉडी, ये C3 कन्वर्टेज को स्टेबलाइज करती है, जिसकी वजह से परसिस्टेंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी और C3 के लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे। इंट्रा मेम्ब्रेनियस डिपॉजिट्स, ऊपर वाली टाइप में सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स हैं लेकिन इसमें इंट्रा मेम्ब्रेनियस डिपॉजिट्स होंगे। दीज आर आल्सो कॉल्ड द डेंस डिपॉजिट डिजीज़। इसको हम डेंस डिपॉजिट डिजीज़ भी कहते हैं। बोथ टाइप्स है और बोथ टाइप्स में जो चीज़ नज़र आएगी वो एक मेसेंजर इंग्रोथ है, ठीक है। मेसेंजर इंग्रोथ होगी जो कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग करवाएगी, जिसकी वजह से हमें ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस नज़र आएगी ऑन द हीमाटॉक्सिन एंड योसिन स्टेन्स एंड PAS स्टेन्स, ठीक है। इस तरीके से हमें ट्रैक अपीयरेंस नज़र आएगी दोनों के दोनों स्टेन्स में, और ये मैसेंजर इन ग्रोथ की वजह से हो रही होगी। अब हम देखते हैं कि किसकी अपीयरेंस किस तरह की लगेगी। सबसे पहले A में देखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने हमें ये एक यहाँ पे इन्होंने ये बाउंड्री सी शो की हुई है और इसके अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट हो रहा है। तो ये कहाँ पे हमें नज़र आएगा, ये लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र आ रहा है कि ग्लोमेरुलाई जो है वो इनलार्ज्ड हो गए हैं और हाइपर सेलुलर हो गए हैं, ठीक है। ये लाइट माइक्रोस्कोप में अपीयरेंस है इन्फेक्शन एसोसिएटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की, जिसमें ग्लोमेरुलाई जो है वो इनलार्ज्ड है और हाइपर सेलुलर है। बी में हमें नज़र आएगा लंपी बम्पी अपीयरेंस, स्टेरी स्काई अपीयरेंस, जो कि IgG IgM और C3 की डिपोजिशन अलॉन्ग द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड मेसेंजियम की वजह से हो रही है, यानी कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ये हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक ग्रीन सा इन्होंने पैटर्न दिखाया हुआ है। तो ये जो है ये वो इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हुई हुई है, जिसमें IgG IgM और C3 है लॉन्ग द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड मेसेंजियम। तो ये लंपी बम्पी अपीयरेंस है। उसके बाद C है, C में इन्होंने हमें एरो से कुछ स्ट्रेचेस शो किए हुए हैं, तो इसको देख लेते हैं। ये क्रिसेंट्स हैं, ठीक है। ये लाइट माइक्रोस्कोप में क्रिसेंट मून शेप जो है वो शो किए हुए हैं, जो कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में हमें नज़र आ सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में इन्होंने हमें कुछ क्रिसेंट्स शो किए हुए हैं और ये क्रिसेंट्स जो हैं ये हमें रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में मिलेंगे। ये पर्पल कलर के हैं और इतने कोई प्रोमिनेंट तो नहीं है। इसके बाद ये D में देखते हैं, तो D में इन्होंने हमें एक स्ट्रक्चर सा शो किया हुआ है जो वाइट सा है। तो ये क्या चीज़ है, ये लाइट माइक्रोस्कोप में वाइड लूपिंग ऑफ कैपिलरीज हुई हुई है और ये हमें मिलती है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में। तो देखते हैं कि ये कैपिलरीज के वाइड लूपिंग किस तरह की लगती है। ये दो एरो से इन्होंने एक स्ट्रक्चर को कवर किया हुआ है, वाइट से इसके अंदर है, पिंक सी बॉडी है और उसके अंदर वाइट सी एक राउंड बॉडी है। तो ये वाइड लूपिंग ऑफ कैपिलरीज हुई हुई हैं। उसके बाद ई में देखते हैं, तो ई में इन्होंने हमें ट्रैक अपीयरेंस दिखाई हुई है, जो हमें मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की टाइप 2 में मिलेगी, जिसे हम डेंस डिपॉजिट डिजीज़ भी कहते हैं। तो इन्होंने हमें यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर शो किया हुआ है बहुत ही रेगुलर सा स्ट्रक्चर है और ब्लैक और पिंक इसका कलर है। तो ये हीमाटॉक्सिन और योसिन स्टेन के अलावा PAS स्टेन में भी शो किया हुआ है, बल्कि
PAS स्टेन की पिक्चर है यहाँ पे, योसिन एंड हीमाटॉक्सिन एंड योसिन स्टेन की पिक्चर नहीं है। ये PAS स्टेन जो है उसमें इन्होंने इसकी अपीयरेंस शो की हुई है, ट्रैक अपीयरेंस। इसके बाद हम देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेज 22 को हम अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हमने पेज 621 तक कवर कर लिया है।